मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसको हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक को जरा देखें तो आपको तीन वर्ड नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड इज अ बैंक, सेकंड इज अ रिकॉन्सिलिएशन और थर्ड इज अ स्टेटमेंट। बैंक आपको पता है, हमने देखा है बैंक एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, हम वहां से लोन ऑब्टेन करते हैं। और इसी तरह से जो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा है कि स्टेटमेंट एक फॉर्मल अकाउंटिंग का एक रिकॉर्ड होता है जिसमें हम डिफरेंट चीजें शो करते हैं, लाइक इनकम स्टेटमेंट, लाइक अ बैलेंस शीट, लाइक अ ट्रायल बैलेंस। ये भी एक स्टेटमेंट होगी। इसका मतलब है बैंक और स्टेटमेंट के बारे बारे में तो हमें पता है, लेकिन ये सेंटर में एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, रिकॉन्सिलिएशन। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन को अगर आप सिंपल एज ए लेमैन देखें तो रिकॉन्सिलिएशन से मुराद उर्दू में मुफाहिमत करवाना। मुफाहिमत से क्या मुराद है? सपोज करते हैं कि पार्टी ए और पार्टी बी दो लोग हैं, उनकी आपस में किसी भी बात पे कंफ्लिक्ट आ गया है, उनका कोई मसला हो गया है। तो क्या होता है, ए और बी आपस में लड़ गए हैं, तो क्या होता है, सेंटर में सी आता है, तीसरा बंदा आता है और वो उन दोनों की आपस में मुफाहिमत करवाता है। दैट इज कॉल्ड अ रिकंसिलिएशन। अब क्वेश्चन ये है कि यार फिर हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर कौन सी रिकंसिलिएशन होती है? अकाउंटिंग में हम किस चीज को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, या अनदर वर्ड कि अकाउंटिंग के अंदर वो दो कौन सी चीजें होती हैं जो आपस में जिनका कंफ्लिक्ट आ जाता है, और फिर उस कंफ्लिक्ट को दूर करने के लिए और उस कंफ्लिक्ट के काजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जी किस वजह से इन दोनों के दरमियान कंफ्लिक्ट आया है, उसके लिए स्टेटमेंट बनता है। तो क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि वो कौन सी दो पार्टीज होती हैं, वो कौन से दो रिकॉर्ड्स होते हैं, या वो कौन से दो चीजें होती हैं जिनका आपस में कंफ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। अब पहली बात हमें समझ आ गई कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो दो चीजों को रिकॉन्साइल करती है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में थोड़ा सा और आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए जो बुनियादी जरूरत होती है हमें, वो आपकी कैश बुक के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप, और मैंने देखा है लास्ट असेसमेंट के अंदर आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की है अपना कैश बुक के अंदर, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए बुनियादी जो चीजें हैं वो आपके कैश बुक के कॉन्सेप्ट आपके पता होने चाहिए। मैं तुम्हें मोटे मोटे दो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको उसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ। कैश बुक जो होती है, कैश बुक के अंदर, कैश बुक जो आपका बिजनेस है वो मेंटेन करता है, नंबर वन पॉइंट। उसके अंदर मैं थ्री कॉलम कैश बुक को अगर फोकस करूं तो उसके अंदर तीन तीन कॉलम होते हैं, जिसमें पहला कॉलम जो होता है उसमें हम कैश की रिकॉर्डिंग करते हैं, जो जो हमारे पास हार्ड कैश मनी आ रही होती है या जा रही होती है। हमें पता है कि डेबिट साइड पे इनफ्लो होता है, क्रेडिट पे आउटफ्लो होता है, वो हमें पता है रूल। लेकिन सिंपल बात है कि उसके तीन जो कॉलम है उन वो इंपॉर्टेंट है। उसमें नंबर पहला कॉलम है उसमें हम कैश को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, दूसरे में हम बैंक की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और बात भी याद रखें कि बैंक की ट्रांजेक्शन जो है, क्योंकि बैंक की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं, इशारा बैंक की तरफ है, तो वो जो बैंक की ट्रांजेक्शन हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना, वही ट्रांजेक्शन आपका बैंक वाला भी रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने पास। आप अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक वाला अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं, और तीसरी चीज हमारे पास डिस्काउंट होती है। अब जरा प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात को जरा समझना है। 30 तारीख है जी, महीना पूरा महीना आप कैश बुक पे रहे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन को 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, पूरा महीना कैश बुक के अंदर आप रिकॉर्डिंग करते रहे हैं, चीजें आती रही हैं जाती रही हैं, काउंटर एंट्री भी आपने पास की है, और आपको पता है कि जब आपने चेक लिया, मेंटेन किया बिजनेस के अंदर, उसमें कैश रिकॉर्ड किया, फिर विड्रॉ, ये चीजें वगैरह सारी चीजें होती रही, आखिर में चले जाते हैं। आई सपोज करते हैं 30 नवंबर है, 30 नवंबर है, 30 नवंबर को आपने इसको बैलेंस करना है, मुझे जवाब देना है, जो भी आपका बॉस है उसको इसका जवाब देना है। तो क्या होगा, आप कैश बुक को सामने रखेंगे, कैश बुक की कैश का बैलेंस करेंगे। मैं सपोज करता हूं कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ गया 20,000। इससे क्या मुराद है कि बीइंग एन अकाउंटेंट आपने, आपके पास 20,000 रुपए होने चाहिए। कैसे आपने कैश बुक का कैसे बैलेंस किया, कैश बुक के डेबिट डेबिट साइड आपने प्लस किया तो वो 100,000 शो कर रहा था, 1 लाख शो कर रहा था। क्रेडिट साइड आपने प्लस किया तो वो 80,000 शो कर रहा था। जो डिफरेंस 20,000 था वो आपका डेबिट बैलेंस था। अगर वो आपका डेबिट बैलेंस है तो आपने 20,000 पूरे करने, गिन के 20,000। अगर उसमें से कुछ ज्यादा हो गए हैं तो वो आपकी किस्मत है।
अगर वो कम हो गया तो आपने पल्ले से डालना ही, वरना आपकी तनख्वाह से वो काटेंगे। लेकिन 20,000 आपने नोट पूरे कर दिए, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये करेंगे कि जो जो उसका दूसरा कॉलम है बैंक कॉलम, उसको भी आप इसी तरह से करेंगे। डेबिट साइड में प्लस किया तो उसकी वैल्यू शो होगी 150,000, मेरे साथ है आप लोग ना, 150,000। और क्रेडिट में जाके शो किया तो वो 50,000 थी सिर्फ। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस जो आपके पास से बैंक अकाउंट का वो 100,000 है। मतलब क्या है कि आपके 1 लाख रुपया बैंक में होने चाहिए। अब यहाँ से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट होती है। जैसे मैंने आपको बताया, कैश बुक में जो कैश कॉलम है वो आपने उसको काउंट करके उसका बैलेंस करके गिन के पैसे दे पूरे कर दिए। लेकिन फिर क्या करेंगे, बैंक अगर 1 लाख रुपए बैलेंस शो कर रहा है आपके पास, तो अब आप क्या करेंगे, आप फोन करेंगे बैंक को। या आजकल तो दुनिया काफी आगे, आप अपनी ऑनलाइन बैंक अकाउंट चेक करेंगे। अगर आपने बैंक अकाउंट अगर आपने चेक किया, उसमें भी लाख रुपए पड़ा हुआ है और आपके पास भी बैलेंस भी लाख रुपए, फिर देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मैंने स्टार्ट में कुछ आपको बताया था ना, दो पार्टीज होती हैं। वो कौन सी दो पार्टीज होती हैं? हाँ, एक ये पार्टी, एक आप पार्टी है, और दूसरी पार्टी क्या है, बैंक पार्टी। एक पार्टी आपके पास कैश बुक है जिसमें बैंक बैंक कॉलम में आप बैंक का रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बैंक वाला भी अपने पास इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड कर रहा है। फिर क्या होगा, मैंने बैलेंस किया लाख रुपया, मैंने फोन किया बैंक को, उसने कहा जी लाख ही रुपए, बस, देयर इज नो नीड, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बुक के अंदर भी लाख रुपए शो हो रहा है और बैंक के अंदर भी लाख रुपए शो हो रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर 1 रुपए का भी डिफरेंस आ जाए, मेरे पास 1 लाख रुपए शो हो रहे हैं, बैंक के पास 1,20,000 रुपए शो हो रहे हैं, तो मुझे कोई खुश होने की जरूरत नहीं है कि कोई बड़ा कमाल हो गया, नहीं, कोई इशू है, कोई डिफरेंस के। देखो, हम भी रिकॉर्ड करेंगे, बैंक भी रिकॉर्ड करेंगे। जो चीज हम डिपॉजिट करते हैं हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, बैंक के पास जब चेक जाएगा बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। हम चेक जब इशू करेंगे भी रिकॉर्ड करेंगे, बैंक के पास जब बैंक जब आपको पेमेंट करेगा तो डेफिनेटली वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा और फिर पेमेंट करेगा आपको। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यार, ये दो जो बैलेंसेस हैं जिनकी बेस पे हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है, इनको रिकॉन्साइल करना है और हमने फाइंड करना है कि इसके अंदर डिफरेंस क्यों है, कि दो बैलेंस क्यों बराबर नहीं है। मैंने अगेन पहली बात, अगर अगर बैलेंस बराबर है जो नहीं होते हैं, बहुत कम ऐसे हालात होते हैं कि जी 31 डेट को या 30 डेट को आप बैंक के साथ अपनी कैश बुक को मैच करें तो आपको डिफरेंस ना नजर आए। बहुत कम हालात होते हैं, ज्यादातर केसेस के अंदर इवन 99% आप देखेंगे कि आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन हर महीने बनाने की जरूरत पड़ेगी। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखे कि वीकली बेसिस पे भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनती है, मंथली जरूर बनानी पड़ती है। अब मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि यार, ये जो डिफरेंस आया है ये किस वजह से आया, फिर हम इसको प्रॉपर ये ओवरऑल एक आप अपने एक आइडिया क्लियर करें कि जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है, वो कौन सी पोजीशन होती है जहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के बाद उससे क्या निकाला जाता है, या उसके बाद हमें क्या डिसीजन मेकिंग के लिए हमें कौन सा इनपुट मिलता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तो चले हम बनाते हैं जब आपकी कैश बुक का बैलेंस और आपकी आपकी अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में बैंक में जो बैंक वाला जो बुक मेंटेन करता है, देखो दो बुक्स हैं। एक जो आप बुक मेंटेन करते हैं, आप से मराद जो आपकी कंपनी बुक मेंटेन करती है उसको कैश बुक बोलते हैं, हमने उसको डिटेल स्टडी किया है। और जो बैंक वाला रिकॉर्ड के लिए बुक मेंटेन करता है उसको ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी के अंदर पासबुक बोला जाता है। बेटा अपने पास नोट करे, PASS, पासबुक, या दूसरा उसको बोला जाता है बैंक स्टेटमेंट। जब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना बैंक स्टेटमेंट, नॉर्मल भी है ना, आजकल भी हम देखते हैं कि जी अच्छा जी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा दें या मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दे दूंगा, तो उस समय रहा तो बैंक का रिकॉर्ड। अब थोड़ा सा एक दो चीजें और फिर हम वर्कबुक के ऊपर जाते हैं। बट एक और चीज है, अच्छा ये आपको आइडिया होगी, एक छोटी सी और मैं आपको आइडिया क्लियर कराना चाह रहा हूँ, बड़े मजे का आइडिया है। आप तो अगर साथ बैठे होते तो बड़ा मजा आता। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, एक छोटा सा आइडिया है उसकी बेस पे एक आइडिया जनरेट होगा। देखो मेरी बात सुनो, जरा गौर से सुनना है सारे लोगों ने। एक छोटी सी एग्जांपल है, बल्कि इवन आपके घर वाले भी साथ बैठे हो, वो भी इस चीज से मुझे आंसर दें कि यार एक बात सुनो, जब आपके पास एक 100 रुपए का नोट है, 100 रुपीज का नोट है आपके पास, और वो आपने जाके उसने कार्ड परचेज कर दिए, टेलीफोन का कार्ड आपने परचेज कर दिए, और आपको पता है ना कि जब आपके पास 100 रुपए का नोट था तो वो आपका एसेट था, और एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और जब वही 100 रुपए का नोट आपने मिनट की सूरत में आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा,
तो फिर मुझे जरा बताओ ना, फिर लोग आपसे क्यों पूछते हैं कि आपके पास क्रेडिट है, आपके पास क्रेडिट है? यार ये बात गलत नहीं है। देखो क्यों, इसलिए कि देखो आपके पास 100 रुपया था, आप अकाउंटेंट, अब आप अकाउंटिंग समझते हैं, मेरी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझो, नॉर्मल ये क्या चल रहा है उसको नहीं। आपके पास 100 रुपया था, 100 रुपीज थे, आपके अपने थे वो। अगर अपने थे तो उसको अकाउंटिंग के अंदर हम एसेट्स बोलते हैं, और उसी एसेट को जब आपने मिनट की सूरत में एक और एसेट आपने उससे परचेज कर दिया, और वो एसेट आपके मोबाइल फोन के अंदर आ गए, तो फिर लोग सारे आपसे पूछते हैं, मैं भी पूछता हूँ, दूसरे भी पूछते हैं कि आपके पास क्रेडिट है। ये जो हम पूछते हैं ना क्रेडिट, ये भी वो क्रेडिट डेबिट वाला क्रेडिट है, कोई अलग क्रेडिट नहीं है। तो यार ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपसे बंदा पूछे कि आपके पास डेबिट है कि नहीं है। ये एक छोटी सी बात, इस पे जरा इसको थोड़ा इसको थोड़ा थोड़ा सोचें। हम आगे चलते हैं, इस पॉइंट को मैं आगे थोड़ा सा लेके जाऊंगा। मैं वर्कबुक की तरफ आता हूँ। बेटा ये थोड़ा सा आइडिया आपका क्लियर किया था, अब जरा वर्कबुक की तरफ आ जाए, प्रॉपरली हम इसको देखते हैं। द बैंक एंड द कंपनी मेंटेन्स इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी चेकिंग अकाउंट। कंपनी चेकिंग अकाउंट से मुराद है जो बैंक अकाउंट होता है ना कंपनी का, कंपनी का जो बैंक अकाउंट होता है, बैंक के अंदर हम कंपनी में बैठ के उसको बोलते हैं बैंक कंपनी चेकिंग अकाउंट। द टू बैलेंसेस मीन आपने कैश बुक का बैलेंस बनाया और फिर फोन किया बैंक वालों को कि जी मेरे पास तो कैश बुक में बैंक का जो बैलेंस शो हो रहा है वो 1 लाख है, आपके पास कितने? द टू बैलेंसेस आर ऑलमोस्ट नेवर सेम। उसकी रीजन क्या है? नंबर वन, टाइम लेग। टाइम लेग नंबर वन। टाइम लेग जरा समझना है छोटा सा। देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि किसी भी, मैं कैश बुक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, हमने क्या किया था, हमने किसी बंदे से चेक रिसीव किया, और जैसे ही हमने उससे चेक रिसीव किया, हमने उठा के कैश बुक की डेबिट साइड पे शो कर दिया और चेक जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। अब सपोज करें वो अगर 29 की डेट थी, तो यार ऐसे नहीं होता। देखो होता क्या है नॉर्मली, फॉर एग्जांपल मैं हैदराबाद के अंदर बैठा हूँ, तो मुझे अगर किसी बंदे ने पेमेंट करनी है, तो वो मुझे अगर चेक देगा, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो मुझे चेक देगा वो किसी हैदराबाद की ब्रांच का हो सकता है मुझे कराची के किसी ब्रांच का वो चेक दे दे। तो फिर इस 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 दौरान, और दूसरी बात ये, ऐसे भी नहीं होता है कि किसी बैंक में आप चेक लेके जाएं तो वो सिर्फ चेक के पेज को देख के आपको कहे कि इतने पैसे आपके आगे, जब तक वो उसका सोर्स बैंक जिस बैंक का वो चेक चेक आप उस बैंक को में डिपॉजिट कर रहे हैं, वो सोर्स बैंक जब तक कंफर्म नहीं करेगा, तो आप या आपके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं आएंगे, तो आपका बैंक कभी भी आपके अमाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा। तो मैं ये सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ, टाइम लैग से मैं बात कहना चाह रहा था कि देखो हमने एक बंदे से चेक लिया, हमने उसको कैश बुक के अंदर डेबिट रिकॉर्ड कर दिया 29 डेट को, और फिर हमने 30 डेट को अपनी कैश बुक को बैलेंस कर दिया। लेकिन वो चेक जो ऑलरेडी हमने डिपॉजिट भी कर दिया था बैंक के अंदर, लेकिन चूंकि वो चेक ऑलरेडी मुल्तान का चेक था, वो अभी तक नहीं आया है, उसके दिन 1-2 दिन लगेंगे, लिहाजा ऐसे नहीं होता कि ये दो चीजें होती है जो आपके टाइम लैग की वजह से, टाइम की डिफरेंस की वजह से भी आपके दो बैलेंसेस का एरर हो सकते हैं। देखो 30 को तो आपका बैलेंस डिफरेंट शो होगा जब तक वो चेक नहीं आया, लेकिन जब जैसे ही 2 तारीख को वो चेक आ जाएगा, फिर आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस बराबर हो जाएगा। हो सकता है ये एक चेक की वजह से या एक से ज्यादा चेक की वजह से ये होता है। नंबर वन, टाइम लैग। मोटी बात याद रखें कि दो पार्टीज की जो जो उनकी एक्टिविटी को इनकर होना है, उसमें टाइम स्पेस होगा, वो एक दिन नहीं हो रही। एक मोटा पॉइंट। दूसरे में आ जाए एरर। कोई अगर एरर हो गया किसी वजह से, आपने डेबिट को क्रेडिट लिख किया या वगैरह, कोई भी कैश बुक का कोई एरर है, बैंक के अंदर बहुत जो एरर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, उसको ज्यादातर आपके कैश में भी नहीं होंगे। अब देखें जरा द कैश बुक, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, एंड पासबुक। अब कैश बुक क्या है जो आप मेंटेन कर रहे हैं, आपसे मुराद है आपकी कंपनी मेंटेन कर रही है, और दूसरा क्या है, पासबुक, या जिसको बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो कौन मेंटेन कर रहा है? वो आपका बैंक अकाउंट, बैंक वाला मेंटेन कर रहा है, उसमें वो उसने खाता लिखा हुआ। आज प्रीपेड सेपरेटली, दोनों अलग अलग पार्टीज है, लेकिन अलग अलग तो बेशक हैं, लेकिन एक ही ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद देखें, the businessman prepare a cash book and the passbook is prepared by the bank. Here by cash book we mean the two column or three column cash book. Yes, one column का तो काम ही नहीं है, one column का काम इसलिए नहीं है कि one column के अंदर तो सिर्फ कैश ही होता है। अगर कैश ही को हमने देखना है, तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि कैश को रिकॉन्साइल अगर करना है तो हम गिन के रिकॉन्साइल कर देते हैं, लेकिन जो आपकी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी रिकॉन्सिलिएशन थोड़ा डिफरेंट है।
both but as both the banks are related to the 1% transaction record etc etc। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज को जरा समझना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जी जब भी हमारे पास 100 रुपीज है, उस 100 रुपीज वो हमारा एसेट है, हम बिल्कुल बोलते हैं एसेट है तो नॉर्मल बैलेंस उसका डेबिट है। लेकिन जो ही उन 100 रुपीज से मैं कार्ड परचेज करता हूँ और मिनट्स की सूरत में मेरे मोबाइल में वो आ जाते हैं, तो सारी दुनिया ये कह रही है कि क्रेडिट 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 कह रही है, तो इसको या तो डेबिट कहना चाहिए। अगर डेबिट नहीं कहते तो फिर सोचना चाहिए कि इसको क्रेडिट क्यों कहते हैं। और भी मैं इसका आंसर, मेरी बात सुन लो बेटा, इसको क्रेडिट ही कहते हैं, इसको डेबिट नहीं कहना चाहिए, क्रेडिट कहते हैं। क्यों कहते हैं, जरा पॉइंट छोटा सा है, समझना है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो आपका 100 रुपीज है ना, मुझे सुन रहे हैं आप ना, ये 100 रुपीज अब आपके पास नहीं है, आपकी जेब में नहीं है आपका ये, लेकिन आपके पास नहीं है, यस कहाँ सर। है? दूसरी कंपनी में, कंपनी के पास चला गया है। अगर कंपनी के पास चला गया है तो अब जरा सुने, उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? हमारा तो एसेट ही है, मैं इस मानता हूँ, लेकिन हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिकॉर्ड करें तो वो कंपनी की क्या चीज है? लाइबिलिटी है। अब जो आपके पास जो मिनट्स है मोबाइल फोन के अंदर, जिसके बारे में मैं आपसे पूछता हूँ, आपके दोस्त पूछते कि आपके पास क्रेडिट है, वो हो क्या रहा है? वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं की जा रही, वो आपकी जो अमाउंट आप कि यू फोन की कंपनी के पास आपके पैसे हैं जो मिनट की सूरत से आपके पास मोबाइल है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जो आपकी कंपनी है उस पर ये 100 रुपीज लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस अब क्रेडिट होता है। इसी पॉइंट को जरा यहाँ पे समझना है। पहले अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? आपको नॉर्मल बैलेंसेस का पता हो। अब नॉर्मल बैलेंसेस के लिए देखिए, कैश बुक और नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस का मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस की हमने बात की थी। कैश का कौन सा फेवरेबल बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, हमें पता है। अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस निकला है तो हम समझते हैं कि हमारे पास एसेट्स हैं हमारे पास। और कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होगा? डेफिनेटली क्रेडिट बैलेंस होगा। अब जरा सुने, अब उसी पॉइंट को मैं फिर यहाँ पे वही पॉइंट फिट करना चाह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है मोबाइल फोन वाली, तो जरा सुने। अब बैंक की पॉइंट ऑफ व्यू से जरा बात करते हैं। देखो, आपने तो कैश बुक, आप अपने पास कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, जिसका डेबिट बैलेंस अगर आएगा तो ये समझा जाएगा कि जी आपके पास पैसे हैं, आपके एसेट्स हैं। लेकिन अगर उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा तो आप ये समझेंगे वाइस वर्सा है, आपकी लाइबिलिटी बैलेंस उसको शो करेंगे। अब जरा यहाँ पे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर बैंक वाला ये आपसे कहे, बल्कि आप लोगों में से बहुत से लोग जाते भी रहे होंगे, कल परसों भी जाएं, आज भी जाएं, आप बैंक अकाउंट से बैंक में जाके पूछें कि आपका कितना बैलेंस है, तो वो ये बोलेगा कि आपका आपका 50,000 क्रेडिट बैलेंस है। अगर बैंक वाला आपसे ये बोले कि 50,000 क्रेडिट बैलेंस है तो परेशान नहीं होना है। क्यों परेशान नहीं होना? वो क्रेडिट क्यों बोल रहा है? वो क्रेडिट इसलिए बोल रहा है, जरा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोचना है तो वो कैश बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। बैंक वाला जो आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है वो बैंक के तो एसेट नहीं है ना, वो बैंक की लाइबिलिटी है। और अगर बैंक की लाइबिलिटी है तो वो फिर वहां पे जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। मीन बैंक, इसको मैं दोबारा रिपीट भी करता हूँ, तो बैंक के याद रखें पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैंक या पासबुक का या बैंक स्टेटमेंट का जो फेवरेबल बैलेंस है वो डेबिट नहीं होता। अगर लेट सपोज आपको बैंक वाला ये कहे कि 50,000 डेबिट बैलेंस है, तो इससे क्या मुराद है कि आप पे बैंक का 50,000 ओवरड्राफ्ट है, लोन है आपके ऊपर, आपका फेवरेबल बैलेंस नहीं है, वो अनफेवरेबल बैलेंस है। लिहाजा पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का जो फेवरेबल बैलेंस होता है बेटा, वो क्रेडिट होता है, और जो अनफेवरेबल बैलेंस है वो आपका डेबिट होता है। मैं इसको सिर्फ 1 मिनट में और दोबारा इस पे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ आराम से बात करना चाहता हूँ बेटा। आपको पता है कि कैश बुक चूंकि एक एसेट की तरह एक लेजर अकाउंट होता है, कैश इज एसेट, कैश इज एन एसेट अकाउंट, तो उसका डेबिट बैलेंस हमें पता है। लेकिन जरा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखना है, क्योंकि आज हमने दो पार्टी की आपस में लड़ाई हो गई है जिसको रिकंसाइल करना है, जिसमें पार्टी नंबर 1 का नाम है कैश बुक और पार्टी नंबर 2 का नाम है पासबुक। इनके बैलेंसेस आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, उनको रिकंसाइल करना है। अगर उनको रिकंसाइल करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास जो होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि फेवरेबल बैलेंस कौन सा है और अनफेवरेबल बैलेंस आपका कौन सा है। जैसे कैश बुक का तो हमें क्लियर है। अब बैंक स्टेटमेंट का देखें तो बैंक स्टेटमेंट को याद रखें, आपके लिए जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है।
अब क्रेडिट बैलेंस क्यों फेवरेबल होता है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बैंक वाला जब बैंक वाले अच्छा, बैंक वाले के जो एसेट होगा, मतलब बैंक वाले का जो एसेट होगा वो आपकी लाइबिलिटी होगी, और जो आपका एसेट होगा वो बैंक वाले की लाइबिलिटी होगी। उसी बात है ना? कैसे आपके एसेट है, मेरे पास 2 लाख रुपए मेरा एसेट है, मैंने उठाया 2 लाख रुपए जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब आप मुझे छोड़ें, बैंक अकाउंटेंट बन के जरा सोचें, वो जो 2 लाख आपके पास आए एज अ बैंक अकाउंटेंट, वो आपके एसेट है? नहीं है एसेट आपके, वो आपकी लाइबिलिटी है। कल मैंने वापस लेने हैं, वापस पैसे निकलवाने, लिहाजा आपने एज अ बैंक अकाउंटेंट उन अमाउंट को आपने क्रेडिट बैलेंस शो करना है। और वाइस वर्सा अगर हो जाए, जैसे मैं चला गया, मैं अमाउंट विड्रॉ करने के लिए चला गया, तो क्या हो जाएगा, उसको आपने डेबिट करना होगा, अपने अपनी लाइबिलिटी को कम करने के लिए इसको डेबिट करेंगे, फिर मेरे पास आ जाएगा। ओवरऑल तो सिंपल यहाँ पे कि फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपको कहानी थोड़ी सी समझने में इशू है तो सिंपल इतना सा देख लें कि अपोजिट है, जो सिर्फ ये एक इस एक अमाउंट को याद रख लें, तो सारा सारे का सारा आप इसको बना सकते हैं कि जी फेवरेबल बैलेंस जो है कैश बुक का डेबिट है। बस ये अगर आपको पॉइंट पता है, तो अगर ये डेबिट है तो ये फिर क्रेडिट है, अगर ये डेबिट है तो फिर ये भी क्रेडिट है, अगर ये क्रेडिट है तो ये आपका डेबिट है। इस तरह से आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। आगे चलता हूँ कि बट मेनी टाइम्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, but many a time these two balances do not agree, then it becomes necessary to reconcile them by preparing a statement which is called a bank reconciliation statement। अब जरा सुने मेरी बात। अब ऐसे होगा, मैं अपने कैश बुक को बैलेंस किया, मैंने कैश को बुक को बैलेंस किया, और अभी के बाद जब मैं कैश बुक की बात करूंगा ना, तो उससे मुराद होगा बैंक कॉलम। मैं कैश कॉलम को, मैंने जैसे आपको बताया, डिस्काउंट कॉलम को छोड़ें, कैश कॉलम को भी हम कैश को प्लस माइनस करके हमने देख लिया। अब जो फोकस है कैश बुक का, जो फोकस है उसमें उसमें बैंक कॉलम का हमारा फोकस होगा। A bank statement may be defined etc etc etc। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं थोड़ा सा फिर इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कैश बुक को बैलेंस किया, कैश बुक में जो बैंक कॉलम था उसका बैलेंस आया 50,000 रुपया डेबिट बैलेंस मेरे पास। तो मैं, अब मेरे पास 50,000 रुपया डेबिट बैलेंस है। अब आपको इतनी बात समझ आएगी ना, जब मेरे पास अगर 50,000 रुपया डेबिट बैलेंस है, तो बैंक के पास 50,000 क्रेडिट होना चाहिए, तो फिर रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो डेबिट बैलेंस है वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, और जो बैंक का डेबिट बैलेंस है वो मेरा क्रेडिट, आपस में अपोजिट इनका रिलेशनशिप होता है। इसके बाद अगर अगर मैंने फोन किया, स्टेटमेंट चेक की, उसके बाद 50,000 क्रेडिट है, मेरे पास 50,000 डेबिट है, कोई इशू नहीं, खुशी खुशी, कोई मसला नहीं है, नो नीड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन अगर उसके पास 55,000 है, मेरे पास 50,000 है, फिर भी अगर उसके पास 49,000 है, मेरे पास 50,000 है, इवन 50,001 उसके पास और मेरे पास सिर्फ 50,000 है, 1 रुपीज का डिफरेंस है, फिर भी हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए पहली चीज मैंने आपको बता दी, ये नॉर्मल बैलेंसेस का आपको पता होना चाहिए, जो मैंने डेबिट क्रेडिट की सूरत में आपको आपके सामने रखी है। आपने अपनी इस वर्कबुक के अंदर इसको लिखी। आगे चलें, तो जो मैं कहना चाह रहा था कि जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम एक मिसिंग मेथड की बेस पे इस पे काम करेंगे, और मिसिंग मेथड की बेस पे हम इस चीजों को देखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं। A transaction related to the bank has to record in the cash book etc etc। बैंक का, अच्छा इस अप्रोच से जरा देखें। हम क्या करेंगे बेटा, देखो मेरी बात सुनो ना, हम इसके अंदर, बल्कि एक काम करें, थोड़ा सा आगे आए, अगले पेज पे आए जरा, एक चीज को मैं यहाँ पे शो, ये इस पेज पे आ जाए, ये पेज नंबर 86 है, 86 पे इस पेज पे आ जाए, जरा देखो आगे है ना, मेरे साथ है ना। अब देखो सर, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो फेवरेबल बैलेंस है। मिसिंग मेथड यहाँ से स्टार्ट होता है कि मिसिंग मेथड को कैसे बनाया गया, या क्या उसके 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 पीछे क्या लॉजिक थी, जरा समझना है यहाँ पे। अभी के 10 मिनट बाद मुझे गौर करना है, जरा गौर से देखते हैं। देखो कैश बुक है, तो कैश बुक अगर बैलेंस डेबिट आएगा तो हमें पता है फेवरेबल बैलेंस होता है, और क्रेडिट जो है वो अनफेवरेबल पता हो गया जी। फिर क्या है जी, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, तो हमारी फिर जो बैंक स्टेटमेंट है इसका क्रेडिट फेवरेबल है, और कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है, तो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट अनफेवरेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक रिलेशनशिप है। जरा रिलेशनशिप को जरा समझें। आप भी अपने पास पेंसिल लें,
इसको देखें, ये कैश बुक का डेबिट साइड है ना, इसको पेंसिल के साथ, इस क्रेडिट के साथ, इसका मतलब ये है कि इन दो का आपस में एक रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप से क्या हो रहा है, सिंपल सी बात जरा समझो कि जी जो चीज हम कैश बुक में डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड, चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड, अगर मैंने चेक रिसीव किया कस्टमर से, डिपॉजिट किया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक कॉलम में लिखेंगे ना अमाउंट को ना, और जब मैं डिपॉजिट करूंगा तो बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे लिखेगा। मैंने आपको बता दी क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखेगा कि बैंक की लाइबिलिटी है, हमने डेबिट पे इसलिए लिखा कि ये हमारे एसेट्स है, ये एसेट लाइबिलिटी अब आप कहानी समझते हैं। इसका मतलब दूसरी चीज क्या है, पहली बात, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो चीज हम क्रेडिट करेंगे अपनी कैश बुक के अंदर, अगर मैंने इशू किया चेक, मैंने चेक इशू किया तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, और जैसे ही वो बैंक में जाएगा, बैंक वाला उसको जैसे ही पेमेंट करेगा तो वो डेबिट में लिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये चीज को सबसे पहले समझना है कि जी कैश बुक की डेबिट में जो चीजें लिखते हैं वो बैंक वाला बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट में लिखता है, एंड वाइस वर्सा। अच्छा फिर तो और सोचो, तो डिफरेंस क्यों आता है यार, डिफरेंस क्यों आता है, डिफरेंस फिर एक ही वजह से आता है। देखिए दो वजह तो हमने बताई है, एरर की वजह को पीछे छोड़ देते हैं कि कोई गलती की वजह से डिफरेंस आ गया, उसको छोड़ें, लेकिन जो टेक्निकली चीजें होती है वो क्या है जिसकी वजह से आता है, वो बताया ना, टाइम लेग। टाइम लेग क्या होते हैं कि एक चीज जो मैंने कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिए, बैंक ने नहीं की है। तो मैंने आपको चेक की एग्जांपल दी ना, मैंने तो बंदे से चेक लिया, उसको कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, और मैंने वहां पे बैलेंस शो करना शुरू कर दिया मेरे कैश बुक के अंदर, मेरे कैश बुक में बैंक का ज्यादा बैलेंस शो होना शुरू हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो चेक जब मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक वाले ने भी इसको क्रेडिट लिखा है या नहीं लिखा, मैंने तो इस चीज को डेबिट लिख दिया, उसने क्रेडिट लिखा है या नहीं लिखा, वो मैंने आपको बताया, वो कागज देख के तो नहीं लिखेगा ना, जब तक सोर्स बैंक से पैसे नहीं आएंगे तो वो नहीं लिखेगा, उस दिन उसने नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, मिसिंग होती है, एक पार्टी तो रिकॉर्ड कर रही होती है लेकिन उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री दूसरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता किसी भी वजह से। इसका मतलब ये है कि यार देयर इज अ मिसिंग, ये जो 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 इशू आता है कि बैंक स्टेटमेंट और आपकी कैश बुक आपस में बराबर नहीं हो रही होती, इसका बड़ा जो बड़ा इसका रीजन है, जो काजेज ऑफ डिफरेंसेस हैं, वो इसका मिसिंग है। इसीलिए इस सिस्टम को हम मिसिंग मिसिंग सिस्टम इसको इसको बोले, और इसको हमें देखने एक चीज को। अब हम दोबारा से उसी पॉइंट पे आते हैं, फिर उससे बात करते हैं। अब ये चीज जब सोचेगी और उसके बाद फिर चीजें बनाएगी, बट सुने, 5-6 चीजें, ज्यादा चीजें नहीं होती, चाहे 5-6 चीजें हैं जो बार बार आएंगी। मैं कोशिश करूंगा, मैं 2-3 तरीके से इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। तरीका नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल तरीके हैं, इससे आपने देखना है, एक चेक आता है, नाम याद रखते हैं ऐसे चेक्स के, इसलिए कि फिर ये 3-4 नाम आएंगे तो फिर हमें, ताकि इसकी प्रोसीजर का पता हो, हमें ये पता हो। अच्छा मिसिंग मेथड में मैंने आपको बताया हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि देखना है कि किस पार्टी ने रिकॉर्ड कर दिए, ओके, फिर देखना है अब दूसरी पार्टी जिसने नहीं रिकॉर्ड किया उस जगह आप रिकॉर्ड कर दें, लिहाजा मसला हल हो जाएगा। एक चीज तो आपको पता है ना, अगर कैश बुक के अंदर कोई चीज क्रेडिट रिकॉर्ड है तो वो आपकी पासबुक के अंदर डेबिट रिकॉर्ड होगी। अगर कैश बुक के अंदर कोई चीज क्रेडिट रिकॉर्ड होगी है और फिर भी आपका दोनों बैलेंसेस सेम नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट रिकॉर्ड नहीं होगी। इसी तरह से अगर कोई चीज कैश बुक के अंदर डेबिट रिकॉर्ड कर दी गई है और वो फिर भी मिसिंग आ रही है, तो इसका मतलब हम मिसिंग मेथड में हम ये करेंगे कि जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई जिस पार्टी से भी, वो चीज उसी की बुक के अंदर जो भी उसका राइट साइड होगा उस पर हम रिकॉर्ड कर देंगे। हमारे पास जो मेन आइडिया यही है कि एक चीज, अब ये जो मैं जो नॉर्मली हमारे पास 5-6 केसेस आते हैं, जो हमारे पास 5-6 केसेस आते हैं, इनको हम 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं, और आप ही बताएंगे कि जी हाँ ये कहाँ पे रिकॉर्ड हो कैसे। अच्छा मिसिंग मेथड में मैं फिर आता हूँ। अभी तक जो हमने लास्ट तकरीबन थोड़े आधे घंटे में बात की बेटा, यहाँ तक अगर आपको सिर्फ इतनी चीज समझ आई है कि जी कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और क्रेडिट अनफेवरेबल होता है और वाइस वर्सा होता है, इतनी चीज मेरे लिए ना
सिर्फ ये दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। अब आगे चलते हैं। बेटा ऐसे होगा कि आपके पास 5-6 केसेस आएंगे, उसको आपने एनालाइज करना है। सबसे पहला केस होता है, इसका नाम जरा गौर से याद रखना है, अनप्रेजेंटेड चेक। कि जी चेक आपने इशू तो किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। मैं बात करता हूँ आउटस्टैंडिंग चेक। अनप्रेजेंटेड का दूसरा नाम जो है वो आउटस्टैंडिंग चेक है। आगे चल के एक आउटस्टेशन चेक भी आएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। अगेन आउटस्टैंडिंग, नॉट कैश चेक एंड अनकैश चेक। ये 4 नाम है, ये जैसे ही आएंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा होता क्या है ये चेक। देखो अनप्रेजेंटेड क्या है कि जी आपने एक, मैंने चेक लिख के दे दिया बंदे को, बैंक वो गया ही नहीं है बंदा। मैंने देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको पेमेंट करनी थी तो मैंने अभी आपको चेक लिख के दिया, उसी वक्त मैं अपनी कैश बुक में डेबिट क्रेडिट साइड पे उसको रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन एक बात सुनो, ये तो नहीं होता कि आज ही बंदा चला जाए। हाँ, इस पॉइंट अभी सभी याद रखें। इसमें क्या रूल है, इसमें आपके पास ये है ना कि अगर आज डेट है 2 दिसंबर, अगर 2 दिसंबर को जो चेक मैंने आपको दिया है, तो याद रखो कि आज दौड़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। आज के बाद आपके पास 6 मंथ है, 6 मंथ प्लस 3 डेज, जो टोटल बनते हैं 183 डेज। 2 दिसंबर के बाद आगे गिन लो 183 डेज। उस तक जब भी आप बैंक में जाएंगे तो वो बेसिकली बैंक उसको ऑनर करेगा। तो होता क्या है, इसमें आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं अनप्रेजेंटेड चेक को। अनप्रेजेंटेड चेक ही होता है क्योंकि जिस दिन हम चेक इशू करते हैं, आज दिन मैंने चेक आपको इशू किया, उसी दिन मैंने कैश बुक की क्रेडिट साइड में इसको रिपोर्ट कर दिया। लेकिन चेक लेके आपने जेब में रख लिया, आप तो गए ही नहीं है बैंक में। तो जरा सोचो ना, मैंने एक चीज को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, मुझे पता है कि जिस चीज को मैंने क्रेडिट किया है बैंक वाला उसको डेबिट करेगा। लेकिन बैंक वाले को क्या पता है कि मैंने चेक इशू कर दिए। उसको तो उस वक्त पता चलेगा ना जब बंदा लेकर बैंक में प्रेजेंट करेगा। जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा तो अब आपने क्या करना है, इसी ये जो जितने भी केसेस हैं इसमें से स्पेस ढूंढनी है। क्या स्पेस ढूंढनी है, ये स्पेस ढूंढनी है कि किस जगह की मिसिंग है, किस पार्टी ने इसको मिस किया है, नहीं किया। वो जिस पार्टी ने मिस किया है वहां पे लिख दें तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का तो मसला ही नहीं है। हमें उसमें कोई प्लस माइनस के रटे मारने की जरूरत नहीं है। हमने मिसिंग मेथड की बेस पे सॉल्व कर देंगे। मैं इस पे फिर आता हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक, ऐसा चेक जो प्रेजेंट नहीं हुआ। अच्छा, प्रेजेंट नहीं हुआ तो प्रेजेंट से क्या मुराद था, जब आपने चेक लिखा है तो आपने इशू किया, आपने इशू किया होगा तो क्या किया होगा आपने। अब मेरे साथ साथ आपने आगे भी चलना है, साथ साथ हम मिसिंग रिकॉर्ड करेंगे। पहली मिसिंग में यहाँ पे आ जाएगी, मिसिंग के लिए ये जगह है। अब ये मिसिंग, इसमें हम मिसिंग रिकॉर्ड करेंगे। बस हमने ये थोड़ी सी वर्किंग करनी होती है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल। यहाँ पे मैं आया, मैंने देखा कि अनप्रेजेंटेड चेक। अब जरा सोचें कि अनप्रेजेंटेड चेक की मिसिंग किस तरफ आएगी। यार अनप्रेजेंटेड चेक होता है, एक पार्टी चेक देती है, ठीक हो गया, उसने इशू किया होगा, ठीक है, अपनी कैश बुक में लिखा होगा, किस तरफ लिखा होगा, क्रेडिट साइड पे, डन। और वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। जब प्रेजेंट हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली बैंक वाला भी लिख लेगा, इसका मतलब वो अनप्रेजेंटेड है, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट की मिसिंग है आपकी। यहाँ पे लिखता हूँ अन, बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी कहीं आपकी अनप्रेजेंटेड चेक का केस आ जाए, तो आपने अनप्रेजेंटेड चेक का केस आ जाए, अनप्रेजेंटेड का जब केस आ जाए तो वो आपकी जो मिसिंग है वो आपकी डेबिट मिसिंग है आपकी अब बैंक स्टेटमेंट में। क्यों है, कहानी यही है। जो आपका अनप्रेजेंटेड है, अनप्रेजेंटेड की ये डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, अ चेक इशूड फॉर पेमेंट बाय द बिजनेस। यहाँ तक आगे देखे ना, अगर कोई बंदा अपने जो बिजनेसमैन है, अगर वो चेक इशू कर दे तो आपको पता है सारे उसकी प्रोसीजर कि वो अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड पे। लेकिन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिस बंदे को उसने चेक दिए वो अभी लेके ही नहीं गया बैंक में। इसका मतलब है ये तो कहानी हमें समझ आ गई कि ये बैंक की मिसिंग है, ठीक है। और बैंक में ये भी पता चल गया कि जैसे ही वो चेक लेके जाएगा तो बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला उसको डेबिट लगाएगा। डेबिट क्यों लगाएगा, क्योंकि आपने चेक इशू किया पैसों के लिए, तो वो जब पैसे विड्रॉ करेगा तो आपके बैंक में डेबिट कर दिया जाएगा। सिंपल ये है कि ये आपकी बैंक स्टेटमेंट की डेबिट मिसिंग है। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं, दूसरे चेक आ गए। इसके नाम याद रखने हैं, अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग, नॉट कैश या अनकैश चेक जब भी आपके पास आ जाएगा वो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट मिसिंग होगा। बस इतनी सी बात याद रखिए, आगे चलो। अब दूसरे चेक है जिसका नाम है अनक्रेडिटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक या आउटस्टेशन चेक एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है,
चेक डिपॉजिटेड फॉर रिसीट, ये अभी जो हमने एग्जांपल दी थी कि आपने चेक डिपॉजिट तो मैंने आपने किसी से चेक लिया, उसको जाके बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया, और उसी जैसे ही डिपॉजिट किया तो आपने कैश बुक में भी उसको डेबिट साइड पे रिपोर्ट कर दिया, लेकिन क्या कह रहे हैं, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, या बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कि बैंक तो ऐसे कागज देख के तो नहीं करेगा, बैंक जब तक उसका सोर्स बैंक से उसका कंफर्म नहीं हो जाएगा। अब जरा इसको सोचो कि मिसिंग कहाँ पे है, जरा सोचो इस दफा कि जी जैसे ही चेक आपने डिपॉजिट किया, कैश बुक में हम क्या ट्रीटमेंट करते होते हैं, उसको उसी वक्त डिपॉजिट जिस दिन करेंगे उसी दिन हम कैश बुक की डेबिट साइड में रिपोर्ट कर देंगे। और मैंने आपको बताया ना, कैश बुक से मुराद मेरी बैंक कॉलम है उसका, मैं कैश को नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम को देख रहा हूँ। तो बैंक कॉलम में कैसे करेंगे, जब भी चेक आप लेंगे किसी से डिपॉजिट करना है, उसको लिखेंगे डेबिट साइड पे और बैंक कॉलम में आपने उसको डेबिट कर दिए। आगे क्या कह रहा है, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, देखो बैंक ने अगर कलेक्ट नहीं किया तो बैंक क्रेडिट नहीं करेगा कभी भी। बैंक उस वक्त आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, आपको फेवर देगा जब बैंक का जो सोर्स बैंक है, इसका मतलब सिंपल ये है कि ये जो मिसिंग है, ये आपने एक चीज थी जो आपने किसी से पैसे लिए, आप भी साथ साथ ये वाइल बुक पे भी रिकॉर्ड करें, आपने डेबिट एक चीज कर दी है, अब डेबिट आपने किया, जैसे ये रूल था, चीज आपने डेबिट कर दी है और क्या नहीं हुआ, मिसिंग कहाँ पे है, तो इसका मतलब है बैंक साइड के पे मिसिंग है। तो यहाँ पे लिख लें टू अनक्रेडिटेड, और नाम भी है अनक्रेडिटेड, अनकलेक्टेड, आउटस्टेशन। देखें दो फर्क है, देखें इसमें, देखें ये ऊपर वाला जो अनप्रेजेंटेड चेक था ये आउटस्टैंडिंग था, लेकिन इसके नाम देखें अनक्रेडिटेड, अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड एंड आउटस्टेशन चेक। आउटस्टेशन से मतलब आउट ऑफ स्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो चेक मैंने तो कराची का चेक था, मैंने तो आज रिसीव किया है किसी पार्टी से, तो मैंने तो उसको डेबिट साइड पे रिपोर्ट कर दिया, लेकिन जब मैंने बैंक में भेजा तो बैंक उसको कागज को देख के तो नहीं क्रेडिट करेगा ना, बैंक पहले कराची से जो भी इसके प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करेंगे, तो उसमें शायद 1 2 3 दिन लग जाते हैं। उसी दौरान मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट बना ली है, और जब मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगवा ली है तो उसमें तो वो नहीं शो हो रहा ऑलरेडी, तो लिहाजा हमने ये देखना है कि ये मिसिंग किस जगह की है, अनक्रेडिटेड जो मिसिंग है वो साइड में बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड की मिसिंग। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखो जरा बैंक चार्जेस, अब जरा देखो मेरी बात सुनो, बैंक चार्जेस क्या होते हैं। एटीएम चार्जेस की मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि जी अगर आप सपोज आपके पास एमसीबी का अकाउंट है और उसी का आपके पास एटीएम कार्ड है, और आप चले गए कहीं किसी जगह तो वहां पे आपको पैसे की जरूरत है, तो आप अलाइड बैंक के अगर एटीएम यूज करेंगे तो आपको पता है उस पर 18 रुपीज पर ट्रांजेक्शन आप पे चार्जेस हैं। अब जरा सुनो, ये जो चार्जेस आपसे काटेंगे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। जैसे ही आपने एटीएम से अपने पैसे विड्रॉ किए 5000, तो 5018 आपके अकाउंट से चार्ज हो गए, लेकिन आपको नहीं पता, आपने तो कहा ये 5000 चार्ज हुआ, आपने 5000 जाके अपने कैश बुक की क्रेडिट साइड में रिपोर्ट कर दिया, लेकिन जरा सुनो, वो जो 18 रुपए हैं या वो जो भी अदर किसी हेड में बैंक चार्जेस हैं वो आपको नहीं पता होता, वो आपको कब पता चलता है, जिस दिन आप अपना बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे तो वहां पे लिखा होगा। अब जरा बैंक चार्जेस को जरा सोचो यार, ये मिसिंग किस जगह की, मैंने कहा ना आपको नहीं पता होता कि किस किस मद में लोग या बैंक आपकी चीजें चार्जेस काटता रहता है। अगर आपको नहीं पता तो फिर किसको पता है, बैंक को पता है ना। अगर बैंक को पता है तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर दिए होंगे ना, जैसे ही ट्रांजेक्शन आपके पास उसी वक्त रिकॉर्ड हुआ, आपसे नहीं पूछा उसने। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बैंक चार्जेस हैं ये बैंक रिकॉर्ड कहाँ पे करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये बैंक चार्जेस है आपको फेवर दिया जा रहा है या ये आपसे डिडक्शन की जा रही है। भाई ये तो हमसे डिडक्शन की जा रही है, अगर डिडक्शन की जा रही है तो ये फिर डेबिट रिकॉर्ड करेगा बैंक ना, इसलिए कि बैंक में तो आपके फेवरेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट है। इन अदर वर्ड कि अगर बैंक ने आपको कुछ देना होता है तो वो क्या करेगा, क्रेडिट लगाएगा आपके अकाउंट को, लेकिन अगर बैंक ने आपसे कुछ काटना होता है, आपसे कुछ चार्ज करना होता है, वो डेबिट लगाएगा। अब ये कहानी आपके माइंड में आ गई है, अब हम जरा सोच रहे हैं कि ये बैंक चार्जेस की मिसिंग किस जगह पे आएगी, कि जी बैंक चार्जेस है, जब भी बैंक आएगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक ने कुछ काटना होगा तो उठा के डेबिट लगा देगा। इसका मतलब ये है कि आपको आपको नहीं पता, और जब आप और अगर इसकी मिसिंग को देखा जाए तो ये मिसिंग किस जगह की है। अगर बैंक एक चीज को डेबिट रिकॉर्ड करता है तो आप फिर उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो बैंक चार्जेस हैं उसकी मिसिंग जो हमारे पास आएगी वो कैश बुक की क्रेडिट साइड आएगी, बैंक चार्जेस। और आगे चलते हैं बैंक चार्जेस के बाद, अच्छा ये बैंक चार्जेस, अब बैंक चार्जेस के साथ साथ दूसरी चीज इंटरेस्ट
क्रेडिटेड बाय द बैंक, देखो पास्ट फॉर्म यूज की गई है कि बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। अब जरा सुने ना, बैंक बैंक दो तरह से क्रेडिट ले सकते हैं। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट भी कर सकते हैं, बैंक इंटरेस्ट को डेबिट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि अगर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है तो क्या वो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है या हमसे जा रहा है? तो इसका आंसर है यस, हमसे मिल रहा है, हमें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैंक क्रेडिट कर रहा है। बैंक किसी चीज को क्रेडिट करेगा तो वो हमारे फेवरेबल बैलेंस है, वो हमारे फेवर में आएगा, और जो डेबिट करेगा वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है। अब जरा सुनना ये है कि बैंक ने क्या किया, बैंक ने इंटरेस्ट को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, फिर मिसिंग किस जगह की है? अच्छा, बैंक ने एक चीज को क्रेडिट कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, उस चीज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसका मतलब क्या है, 4 नंबर, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। आगे चलो, ये आ गया। अच्छा, यहाँ अब यहाँ पे आपको इतनी बात तो अब आपको खुद भी समझ, माशाल्लाह आप अकाउंटेंट हैं, आप इतनी बात तो खुद भी समझते हैं ना कि जी अगर लिखा होता है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट बैलेंस बैंक डेबिट भी कर सकता है ना। अब क्वेश्चन है कि क्यों कर सकते हैं इंटरेस्ट? यार ये भी हो सकता है कि आपने बैंक से कोई लोन लिया हो और वो अपने लोन पे आप वो अपने लोन के ऊपर आपसे बैलेंस वो अपने लोन के ऊपर आपसे बैलेंस उस पे इंटरेस्ट ले, तो अब उसकी कहानी फिर आपको समझ आ जाएगी। देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक जब था तो इसका मतलब था कि बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, तो उसकी मिसिंग को हमने डेबिट कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, तो इससे मुराद ये होती कि बैंक ने ऑलरेडी इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया है। अगर डेबिट कर दिया है तो फिर मिसिंग कहाँ पे, उसको उठा के हम क्रेडिट मिसिंग बनाते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं डायरेक्ट डिपॉजिटेड टू बैंक। देखो ऐसे भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कुछ कस्टमर हैं, मैंने उनको डायरेक्टली अपना अकाउंट नंबर दे दिया और उनको बोल दिया है कि जी जब भी आप पेमेंट करें तो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। तो फिर क्या होगा, देखो जब भी बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किया जाएगा कोई भी अमाउंट, तो मैं मुझे नहीं पता, सपोज करता हूँ मैंने उसको बता दिया यार अगले हफ्ते कभी भी आप डिपॉजिट कर दें, ये मेरा बैंक अकाउंट है, तो वो कल ही उसने डिपॉजिट कर दिया। परसों मैं जब स्टेटमेंट मंगवाऊंगा तो मुझे उसमें थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। तो फर्क इसलिए था कि जैसे ही मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया है तो क्या होगा, वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। डायरेक्टली डिपॉजिट किया ना, विड्रॉ नहीं किया, मेरे मुझे फेवर दिया है, मेरे पास पैसे आए हैं। अगर पैसे आए हैं, मेरा कस्टमर था जिसने मुझे पेमेंट करनी थी, उसने मुझे डायरेक्टली पेमेंट भी नहीं की, मुझे चेक भी नहीं लिखा, वो आया है मेरे बैंक अकाउंट में, वहां से पे एंड स्लिप ली है, स्लिप भरा है, 7 पैसे लगा के मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। अब जरा सुनो, जैसे ही मेरे पे डिपॉजिट बैंक अकाउंट में जाएंगे तो वो बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला उसको क्रेडिट करेगा, इसलिए कि मेरा मेरा मेरे बैंक अकाउंट में फेवरेबल इम्पैक्ट आ रहा है। तो लेकिन मुझे नहीं पता है, जब मुझे पता चलेगा तो फिर उसको उठा के मैं अपने कैश बुक की डेबिट साइड पर रिपोर्ट करूंगा। 5 नंबर जो है, मैं रिपीट भी करूंगा इसको, 5 नंबर जो है इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट। डायरेक्ट पेमेंट, अब देखें दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये कि डायरेक्ट डिपॉजिट का अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो आप उसको समझ सकते हैं, उसको बैलेंस के अपोजिट जाएगा। मैं कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करता हूँ कि मैंने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर लिख के दिया है कि जी जैसे बिजली का कोई भी यूटिलिटी बिल मेरा इस अकाउंट में आए तो डायरेक्टली आप उसको पेमेंट कर दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही बिल आएगा तो वो डायरेक्टली पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता होगा, मुझे कब पता चलेगा, जब मैं बैंक से स्टेटमेंट मंगवाऊंगा, उनको टैली करूंगा तो मुझे पता चलेगा। और देखें, अगर बैंक पेमेंट करेगा तो क्या करेगा, जैसे ही बैंक पेमेंट करेगा तो आपके बैलेंस को, आपके अकाउंट को डेबिट लगाएगा, वो पेमेंट कर रहे हैं आपकी ब्याज के ऊपर। तो अगर मुझे पता चलेगा तो उसको उठा के मैं अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट। आखिरी चीज पे चले जाते हैं, मैं इसको दोबारा भी देखता हूँ और इसके बाद आपको एक और आसान तरीका भी बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। आखिरी चीज है चेक डिसऑनर। चेक डिसऑनर में पहला पॉइंट याद रखें कि चेक डिसऑनर जब भी होगा उसका ताल्लुक किसी भी कैश बुक के साथ नहीं है, सॉरी बैंक स्टेटमेंट के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी कैश बुक के अंदर है। डिसऑनर में देखो, डिसऑनर केस लंबा है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि डिसऑनर का कोई सरोकार नहीं होता बैंक को। बैंक जब तक
सिक्योर नहीं होगा, जब तक उसके उसके पास पैसे आएंगे नहीं तो वो उस वक्त तक आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा, लिहाजा डिसऑनर तो वहां पे नहीं होता। अच्छा, डिसऑनर का केस जब भी होगा तो हमने लास्ट की एंट्री में एक बात की थी, बल्कि कैश बुक के अंदर बात की, तो मैंने जैसे बताया कैश बुक की बेस है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अगर कैश बुक आपका क्लियर नहीं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता। तो कैश बुक में हम क्या करते थे कि जी उसका जो प्रीवियस इम्पैक्ट है उसको हम रिवर्स कर देते थे। मीन अगर कोई डिपॉजिटेड चेक है और हमें पता है कि जो डिपॉजिटेड चेक होता है वो आपकी कैश बुक में डेबिट साइड पे रिपोर्ट होता है, और अगर डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर हो जाता है तो प्रीवियस इम्पैक्ट उसका क्या था, उसको डेबिट लगाया था, अब क्या है उसको क्रेडिट लगा देंगे। दूसरा केस क्या होता है, इशूड चेक डिसऑनर। तो इशू चेक क्या होता है, जब भी आप चेक इशू करते हैं तो उसको कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आप रिपोर्ट करते हैं, पेमेंट साइड पे रिपोर्ट करते हैं, और अगर डिसऑनर है तो उसका ये इम्पैक्ट रिवर्स कर दें। रिवर्स क्या करेंगे, इशू चेक डिसऑनर जो है जब डिसऑनर के टाइम में उसको उठा के हम कैश बुक की डेबिट साइड पे ले आएंगे। यहाँ भी यही केस है, सेम केस है कि अगर पहली बात ये कि डिसऑनर का केस होगा जब भी आएगा तो उसका इम्पैक्ट आपकी सिर्फ कैश बुक के ऊपर है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन बैंक स्टेटमेंट को एक तरफ छोड़ दें। अब क्या होगा, हम देखेंगे कि यार एक चेक था जो डिपॉजिटेड चेक है वो डिसऑनर हो गया, तो हमें पता है अगर डिपॉजिटेड चेक है तो ऑलरेडी हमने कैश बुक में डेबिट साइड पे ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया होगा कि हम ये शो कर रहे थे हमारे इतने पैसे ऑलरेडी बैंक के अंदर चले गए हैं, लेकिन डिसऑनर हो गया है जो ये सजेस्ट कर रहा है कि नहीं ये पैसे नहीं आए हैं या ये नहीं आएंगे, ठीक है, तो हमने उसी पहली ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दिया। इन अदर वर्ड दूसरे केस में ये होता है कि जब आप इशू करते हैं चेक तो आप ये सपोज करते हैं, बल्कि कंफर्म है कि जी आपके पैसे बैंक से अब निकल गए हैं, लेकिन चूंकि डिसऑनर हो गया किसी भी वजह से तो वो निकले नहीं है, लिहाजा उसको उठा के आप जब क्रेडिट किया हुआ अमाउंट उस अमाउंट को कैंसिल करने के डेबिट कर देंगे। टू कट स्टोरी शॉर्ट कि जी डिसऑनर का केस सिर्फ कैश बुक के अंदर होता है और उसका प्री उसको रिवर्स करते हैं। अब जरा मेरी तरफ आ जाए, यहाँ तक तो आपने काफी सारी कहानियां सुनी, काफी लॉजिक सुने, काफी सारी जो भी मुझे समझ आ रही थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन अब जरा थोड़ा सा मुख्तसरन बात करते हैं ताकि बड़ा बिल्कुल विद इन 60 या 90 सेकंड में इस बात को खत्म कर देता हूँ। ऐसा होगा कि आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर पहली लाइन लिखी होगी बैलेंस की लाइन होगी जिसका रिलेशनशिप इस पहली इस जो हमारे पास ये टेबल है इसके साथ इसका रिलेशन होगा। अगर ये लिखा होगा कि जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आगे कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें पता है अगर किसी चीज के साथ मेंशन ना हो कुछ तो वो उसका फेवरेबल बैलेंस होता है, उसका नॉर्मल बैलेंस होता है। लिहाजा अगर बैंक का फेवरेबल बैलेंस है तो वो मुझे पता है क्रेडिट बैलेंस है। अगर ये लिखो कि बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ मेंशन ना हो, तो इसका मतलब है कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। बल्कि आप जरा गौर से सुने, मैं सारे केसेस एक एक दफा बोलता हूँ और आप अपने माइंड में भी चलाएं कि जी आप मानते हैं मेरी बात को, अगर ना माने तो मेरे साथ बात करें। देखो नंबर वन केस बैलेंस की बात करता हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर पहली लाइन हमेशा 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 जो होगी वो बैलेंस की होगी। बैलेंसेस तीन चार पांच तरह से लिखा जाएगा, लेकिन समझना है कि वो कौन सा बैलेंस है। नंबर वन ये लिखा जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है, कैश बुक का है तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। या ये लिखा जा सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ओडी का लफ्ज यूज किया जा सकता है, ओडी का लफ्ज यूज किया जा सकता है, या क्रेडिट का लफ्ज यूज किया जा सकता है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, या अनफेवरेबल का लफ्ज यूज किया जा सकता है। ये तो दो केसेस आपके पास आ गए कैश बुक के अंदर। बैंक स्टेटमेंट पे चले जाए, ऐसा लिखा जा सकता है कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, एक चीज के दो नाम है। बैलेंस एज पर पासबुक मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है तो पासबुक का बैलेंस है, पासबुक का नॉर्मल बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है, हमें समझ आ गई। अगर ये लिखा हुआ है कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट, ओडी, इसका मतलब ओडी बैलेंस है, ओडी बैलेंस मीन अनफेवरेबल बैलेंस है, ओडी या ओवरड्राफ्ट जो है वो अनफेवरेबल की तरफ इशारा करती है, लिहाजा बैंक स्टेटमेंट का या पासबुक का जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है वो आपका उसका डेबिट बैलेंस होता है। पहली बात हमें समझ आएगी। दूसरी बात को जरा समझे, ये जो मैंने लिखे हुए दो चार पांच छह केसेस लिखे हुए यही केसेस होंगे भाई। अगर अभी से पहले आपको कोई उन चीजों में कुछ इश्यू हो रहा है तो अब मैं रटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूँ, सिर्फ इसको इसको जरा गौर से देखना है आपने। अब जरा 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 सुने, मैंने कहानी काफी सारी की कि वो वहां पे हो गया इशूड हुआ तो आपका कैश बुक की क्रेडिट में लिखा गया तो उसका वहां पे मिसिंग है, ये हमने बातें की, ये लॉजिक बहुत जबरदस्त है, आपको आने चाहिए। लेकिन
अगर लॉजिक का थोड़ा सा लॉजिक को एक तरफ रखें तो सिंपल सिंपल जरा देखें, और भाई सिर्फ दो मिस्टेक हैं, दो ही मिसिंग है। अच्छा मैं एक बात को दोबारा फिर उस पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन आएगा, पहला बैलेंस होगा आपके पास ऊपर पहली लाइन में, उसके बाद ये तीन चार ट्रांजेक्शन होंगी। नॉर्मल डिफरेंट बुक्स आप पढ़े ना, उसमें ये होगा कि इन के साथ कोई रूल लिखे हो, इसको प्लस करें इसको माइनस करें। हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, हम इस तरह से दो तीन काउंट बना के उसमें मिसिंग रिकॉर्ड कर देंगे, और ये मिसिंग इसी तरह से आएंगी। अब क्या है, अब यही पांच चीजें बार बार आएंगी, बार बार आएंगी। लॉजिकली भी आप इसको समझ सकते हैं, अब इलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल रटे से पॉइंट है से। भाई दो मिसिंग्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही मिसिंग्स होती हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर, तीसरी मिसिंग इसमें कोई भी नहीं है। डेबिट कौन, बल्कि क्रेडिट से बात करते हैं, क्रेडिट कौन सी मिसिंग है, अनक्रेडिटेड, जिसका नाम ही क्रेडिट से है, और वो कह रहा है कि क्रेडिट नहीं हुई है। और एक अनक्रेडिटेड के और भी दो तीन नाम है, एक दूसरा नाम क्या है, अनक्लियर्ड, आउट आउटस्टेशन, ये तीन नाम है। इसका मतलब ये है कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में तो सिर्फ एक ही मिसिंग है भाई, और कोई मिसिंग ही नहीं आएगी। कहीं आपको नजर आ जाए कि जी अनक्रेडिटेड चेक, अनकलेक्टेड भी होता है, अनकलेक्टेड अनक्रेडिटेड चेक या आउटस्टेशन चेक जो होगा, उसको उठा के आपने बिल्कुल इसमें यहाँ पे लिख देना। उसके बाद आगे चले, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे भी सिर्फ एक ही है, दूसरी है ही कोई भी नहीं है। कौन सी है, अनप्रेजेंटेड, अगेन अनप्रेजेंटेड। और अनप्रेजेंटेड के साथ साथ इसके और नाम भी हैं, जिसमें इसमें बड़ा बड़ा पॉपुलर नाम है आउटस्टैंडिंग, बहुत दफा आएगा ये आउटस्टैंडिंग। आउटस्टेशन दूसरा है, ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग के बाद अनकैश, नॉन कैश या एक्सेट्रा ये होगा आपके पास। इसका मतलब ये है कि अगर इन दो में से जो आएंगे उठा के हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे, लॉजिक को भी नहीं देखेंगे, बस हमें याद हो गया, लॉजिक समझ आ गई। अब कैश बुक की तरफ आ जाए तो मैं सीधी सीधी सी पहले एक ही बात करता हूँ, क्योंकि कैश बुक आपकी बड़ी अच्छी है। भाई जरा देखें कैश बुक में वो मिसिंग जिससे कैश हमारे पास आ रही है वो डेबिट में रिकॉर्ड की हुई है, और वो मिसिंग जिससे हमारे पास कैश जा रही है वो आपके पास क्रेडिट में लिखी हुई है। हमें पता है ना, हमें पता है ना यार, कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है वो रिसीट साइड होता है। अगर वो रिसीट साइड है तो उसमें वो हमेशा चीजें लिखी जाएंगी जिससे हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज जो है वो उनमें इजाफा हो रहा होता है, इनफ्लो हो रहा होता है। अब जरा गौर से देखो, ये यहाँ कौन सी मिसिंग लिखी हुई है, समटाइम अगर आपको कुछ इश्यूज होते हैं तो आपने, आपको पता है कि अच्छा ये ट्रांजेक्शन आई है, अब सोच रहे हैं हाँ इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। जरा गौर से देखें, अगर उसमें वो अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिटेड नहीं है वो तो हमने समझ ली, उसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन है, अगर उस ट्रांजेक्शन से आपकी कैश में इजाफा हो रहा है बैंक के अंदर तो उसको डेबिट रिकॉर्ड करें। अगर उस ट्रांजेक्शन से जो बैंक में आपकी कैश पड़ी हुई है उसमें कमी हो रही है उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। देखो मैं वन बाय वन पढ़ लेता हूँ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, अच्छा बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो वो आपको मिलेगा ना, डेफिनेटली वो डेबिट में आ गया, ठीक हो गया। डायरेक्ट डिपॉजिट, किसी थर्ड पार्टी ने आपको पेमेंट करनी थी उसने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ये भी आ गया, गुड हो गया। इसके बाद देखें बैंक चार्जेस, अब क्या क्रेडिट साइड आ गई ना, कैश बुक की क्रेडिट साइड से पेमेंट साइड, यहाँ पे सारी अमाउंट चली जाती है। बैंक चार्जेस, हाँ जी बैंक चार्जेस हमारे बिजनेस के कैश को कम करते हैं। और आखिरी चीज है डायरेक्ट डायरेक्ट पेमेंट। बस बेटा सिंपल सी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आपकी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको चीज नजर आ रही है, बस इस ये चीज लॉजिकल समझे तो बहुत बेहतर है, और अगर लॉजिकल ना भी समझे इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें कि अनप्रेजेंटेड यहाँ पे, अनक्रेडिट यहाँ पे, और उसके बाद ये रिसीट पेमेंट है चूंकि, तो उस तरह से हर ट्रांजेक्शन को देखें तो फिर आपको किसी किस्म का कोई रेटा लगाने की जरूरत नहीं है कि जी अनफेवरेबल बैलेंस है तो अनप्रेजेंटेड प्लस होगा, और अनफेवरेबल बैलेंस नहीं है तो अनप्रेजेंटेड माइनस होगा, ये बातें नहीं है। इस तरह से हम लिखेंगे, उसके बाद अभी आप क्वेश्चन देखेंगे कि सॉल्व करना इसको कितना आसान हो गया। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। फॉलोइंग आर द क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर्ड द बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द कॉजेज इन द ट्रू बैलेंसेस एज ऑन द मार्च 31 2070 फॉर अब्दुल्ला कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये तो एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया था पहली लाइन जो होगी वो हमेशा हमेशा बैलेंस की लाइन होगी। और इसमें हमें समझना है कि जो ट्रिकी ट्रिकी लाइन होती है नॉर्मली, कि हमने ये समझना है पहले पॉइंट ये कि ये किसका बैलेंस है, ये कैश बुक का है या बैंक स्टेटमेंट का है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये जिसका भी फिर स्टेट बैलेंस है ये कौन सा फिर बैलेंस है, ये डेबिट है या क्रेडिट है। और सुन लो, अगर इस स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर आपने गलत कर डेबिट को क्रेडिट कर दिए या क्रेडिट को डेबिट कर दिए तो सारे की सारा प्रोसीजर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद इस लाइन को गौर से सोचने, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन तो सिर्फ 5 मिनट का है लेकिन इसके अंदर एक एक वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ये 5-6 ट्रांजेक्शन है, ये पहला पहला बैलेंस है, उसके बाद ये आगे जो 5 है ये मिसिंग है।
आप खुद रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, भी आप उसको देखेंगे। तो गौर से पढ़ें, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इसमें इस लफ्ज को जरा गौर से देखना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये जो लफ्ज देखा ना, एज पर, बल्कि मैं कैश बुक को भी नहीं, कैश बुक को भी छोड़ो, तो एज पर है, एज पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर आपको इशारा करता है बुक्स का, कि किस बुक का ये बैलेंस उठाया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा ना एज पर कैश बुक, ये हर हर बैलेंस की जो लाइन है उसमें ये एज पर का लफ्ज हो गया। एज पर बाद अगर कैश बुक है तो इसका मतलब है ये कैश बुक का बैलेंस। हमें समझ आ गया कि बैलेंस हमने यहाँ पे रिपोर्ट करना है, या डेबिट साइड पे करना है या क्रेडिट पे करना है। अब जरा सोचें, तेरह से देखो यार, बैलेंस की तो मुझे समझ आ गई, लेकिन अब दूसरी बात ये कि ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, यस, ये लिखा हुआ है ओडी। ये देखो, ये बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या मुराद है? बैंक बेसिकली कैश बुक के अंदर कॉलम होता है बैंक वाला ना, ये उसकी तरफ इशारा है बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट कि जो कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है उसका ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसका मतलब है ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। तो हमने यहाँ पे लिखा वन लिख के हम लिखा BAL बेल, और बैलेंस, बैलेंस के सामने कितनी अमाउंट है? 6000 हमने यहाँ पे लिख दिया 6000। बस बात, अगली ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। इंटरेस्ट, अब वो मिसिंग वाली रिकॉर्ड है, अब मिसिंग वाले काम है। और मिसिंग ये दो मिसिंग है ना, इसमें हमें पता है, हम पे लाइन लगा देते हैं। मिसिंग क्या होती है जी? मिसिंग ये होती है कि जी यहाँ पे कोई चीज अगर कैश बुक में डेबिट हो गई है, और वो अगर उसको उसको होना चाहिए लाजमी, उसको उसको बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड को होना चाहिए, क्योंकि इन दो का आपस में रिलेशनशिप है। तो होता क्या है, या तो वो कैश बुक में हो जाती है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं होती है, बैंक स्टेटमेंट में वो कर दी जाती है, वो कैश बुक में नहीं की होती। और दूसरी चीज होती हमारे पास, इस तरह से फिर अगर क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक को अगर कोई चीज रिकॉर्ड होती है तो उसी की करस्पॉन्डिंग एंट्री रिकॉर्ड होती है बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे। फिर एक एक जगह तो रिकॉर्ड कर ली जाती है, दूसरी में नहीं होती, उसको मिसिंग, इसी मिसिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्व करने की कोशिश करें। अब मिसिंग नोट करते हैं। ये जो पहले हमने लिखी थी, अनप्रेजेंटेड हमेशा डेबिट, अनक्रेडिटेड हमेशा क्रेडिट। उसके बाद फिर देखेंगे अगर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कैश बुक में कैश की इनफ्लो से हो रहा है, ज्यादा हो रही है कैश, तो वो डेबिट साइड पर क्रेडिट है, पता है कैश बुक का समझ आया। इंटरेस्ट ऑन ओडी, इसका मतलब देखो, ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं? ओवरड्राफ्ट इज अ फॉर्म ऑफ अ लोन। इसका मतलब ये है कि आपने कोई लोन लिया हुआ है भाई, उस पे बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किए, पूरी करनी पड़ती है। फॉर 6 months एंडिंग March 31, 2008 ₹200, अच्छा जी 200 रुपया था हमें पता, इज डेबिटेड इन कैश बुक। मतलब क्या है कि जी ये जो अमाउंट है ये तो बैंक में डेबिट हो गई है, पास्ट टेंस यूज किया जा रहा है, इज डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट में होगी तो फिर कहां पे नहीं हुई? कैश बुक में नहीं हुई। अच्छा, कैश बुक में अगर नहीं हुई तो फिर कैश बुक में किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? तो भाई अगर बैंक स्टेटमेंट में एक चीज डेबिट पे रिकॉर्ड हो गई है तो आप क्या करेंगे? उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। टू नंबर लिखे थे, इंटरेस्ट ऑन ओ। थोड़ा सा और अगर इसी ट्रांजेक्शन को समझने की एक छोटी सी और भी कोशिश करते हैं इसी पे, पर यहाँ तक तो इसकी चीज खत्म है। देखो, इंटरेस्ट ऑन ओडी होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन ओडी ये होता है कि बैंक ने आपको लोन दिए, उस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, आपको चार्ज आपसे काटेगा। अगर उसमें काटना होता है तो वो डेबिट कर देता है, आपको जब पता चलेगा तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये भी आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ओडी को जरा सोचें कि यार इसकी वजह से बिजनेस के अंदर मेरी कैश में इजाफा होगा या कमी होगी? डेफिनेटली कमी होगी ना, आपका इंटरेस्ट पड़ रहा है, इसीलिए इसको हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। इसलिए कि हमें याद है कि सिर्फ अनप्रेजेंटेड चेक और अनकलेक्टेड चेक जो है वो बैंक स्टेटमेंट की मिसिंग से, बाकी तो सारी कैश बुक की मिसिंग है। आगे चलता हूँ। बैंक चार्जेस, अब थोड़ा सा आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा। बैंक चार्जेस का लफ्ज मैंने पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि जब भी बैंक चार्ज करता है तो कस्टमर से तो उठा के अकाउंट को डेबिट कर देता है, लेकिन हमने क्रेडिट करना, तो पूरी लाइन भी पढ़ लेता हूँ। बैंक चार्जेस फॉर अबव पीरियड आल्सो डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। बात ही खत्म होगी, बैंक ने यहाँ पे डेबिट कर दिया, हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक चार्जेस
बैंक चार्जेस कितनी अमाउंट है जी? बैंक चार्जेस यहाँ पे 50। उसके बाद नेक्स्ट देखिए चेक इशू। इशू इशू क्या है? क्रेडिट पे लिखा होगा कैश बुक की, आगे क्या है? बट नॉट कैश। ये नॉट कैश चेक है जिसको अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। मैंने आपको बताया ना इसके बहुत से नाम है। ये देखो हमने यहाँ पे देखा है ना, ये वाला चेक, ये देखो ये वाला चेक पहला, सबसे पहले नॉट कैश या अनकैश चेक, बात ही खत्म है, छोड़, इतनी इसकी कहानी नहीं करता हूँ, सादा सादा। अगर क्या है नॉट चेक कैश, इसकी कैश, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट की डेबिट, डेबिट मिसिंग है। कौन सा यहाँ पे 5 नंबर? ये मैं जो लिख रहा हूँ ये थोड़ा सा अगर कुछ इसमें आ रहे हैं ये इसमें, बल्कि इसको आपको इशू के ऊपर आ रहे हैं। चलें मैं इसी तरह लिख देता हूँ। 5 नंबर यहाँ पे लिखते हैं, अनकैश नॉट कैश, अमाउंट है जी नॉट कैश्ड, नॉट कैश चेक कितनी है जी? कितनी है जी? 1500 रुपीज है जी। उसके बाद देखिए चेक डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड आप आगे लिखना शुरू करें, आप मिसिंग लिखें, मुझे ना देखें, आप लिखें फिर चेक हो जाएगा। check deposited into bank but not cleared, this is an uncleared check and credited, या जिसको हमने uncredited, uncleared, uncollected, outstation, ये जितने चेक हैं ये सारी हमें जुबानी याद है। यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे आ जाए, हमें पता है कि जी ये बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट में थी है। uncredited कितनी अमाउंट है? uncleared या uncredited 2500 and last transaction, second last transaction, check deposit into bank but not, अच्छा ये तो हो गया ना, ये 25। लास्ट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन नंबर हमने 1, हमने कुछ इशू नहीं किया, 1 बैलेंस, उसके बाद 2 ओडी वाला, 3 चार्जेस वाला, 4 है, 4 और 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5 एंड लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो ये आप खुद करना यार, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया आपके ब्याज पे, तो वो उठा के क्या लिखेगा? इसको क्रेडिट लगाएगा। लेकिन आप ये मिसिंग कहां पे? जो जो डायरेक्ट डिपॉजिट की हमने बात की थी कि जो डायरेक्टली डायरेक्ट डिपॉजिट, ये डायरेक्ट डिपॉजिट है बेसिकली। ये क्या है? हमने कहेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, INT, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसकी अमाउंट कितनी है जी? इन्वेस्टमेंट इसकी अमाउंट है 1800। ठीक हो गया जी, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपको इतनी परेशानियां जो भी थी वो सारी परेशानियां जो हैं ये बस इतनी, अगर ये आपके ये बन गया ना टेबल ना, बस बात खत्म हो गई। अब देख भी लो टेबल को यार एक दफा, एक नजर देखो होती, मैंने आपको बताया 4-5-3 मिनट का क्वेश्चन नहीं होता है, सबसे सिंपल 3 क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलिएशन, लेकिन वैसे मुश्किल बनाया हुआ है। अब देखो गौर भी कर लो, ये अनकैश चेक जिसको अनप्रेजेंटेड चेक कहते थे, वो आप उठा के उनमें ढूंढ के सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। ये अनक्रेडिटेड चेक भी आप ढूंढ के कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे। उसके बाद देख लें कि हमने बताया था कि सारी की सारी वो मिसिंग होती है कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे, जिससे आपकी कैश इंक्रीज हो रही है। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपको मिल रहा है ना, बाकी देखो सारा सारी सारी कटिंग हो रही है, बैलेंस को छोड़े बाकी ये कटिंग हो रही है आपके पास। इंटरेस्ट ऑन ओडी, ये बैंक चार्जेस, ये कटिंग हो रही है बस। बाकी बैंक अब बनाना बड़ा आसान, सबसे पहली लाइन में लिखे बैलेंस, ये कीवर्ड है, अच्छा बैलेंस एज पर, इसी तरह से लिखा जाएगा हमेशा। किसका क्या, किसका बैलेंस था जी? बैलेंस एज पर कैश बुक था जी, कैश बुक था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इस मिसिंग मेथड में ये बहुत मतलब छोटी सी बात है, लेकिन अगर ये उल्टी होगी तो सारा उल्टा हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा बैलेंस है, ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? तो ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये देखो हमने कहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है बैलेंस? बैलेंस हमने ये रिपोर्ट किया हुआ है जो शो कर रहा है कि बैलेंस ऑफ अ कैश बुक और कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। ये अगर देखो यहाँ पे आपने अगर डेबिट के क्रेडिट या क्रेडिट के डेबिट कर दिया, सारा उल्टा हो जाएगा, इसलिए कि इसके बाद आपने प्लस माइनस ही करना है। मैंने आपको बताया सोच, यहाँ पे ये जो प्लस माइनस के जो हमने रटे नहीं यहाँ पे लगाए, यहाँ पे हमने इसको आइडिया बना के एक मिसिंग रिकॉर्ड कर दिया ऑलरेडी। अब इसको उठा के हमने लिखना है। लिखना कैसे है? सबसे पहले बैलेंस लिखें, बैलेंस को उठा के डायरेक्टली आउटर कॉलम में लेके जाए। अच्छा मैंने आपको बताया, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि स्टेटमेंट्स के अंदर अगर इस तरह से कॉलम लगे होते हैं ना, ये कॉलम डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं है, इसमें ये आउटर कॉलम है और ये इनर कॉलम है। इनर कॉलम ये होता है कि अगर कोई वैल्यूज है जिसके पे फर्दर आपने कोई प्लस माइनस करनी है,
तो इनर कॉलम में प्लस माइनस करके फिर आउटर कॉलम में लेके चलते हैं। यहाँ पे आ गया हूँ मैं जी। कितनी अमाउंट है जी, कितनी अमाउंट है जी, कितनी अमाउंट की बैलेंस की जी, 6000। मैंने डायरेक्टली 6000 लिख दिया जी। ये बैलेंस एज पर का ये यहाँ तक वर्ड जो है ये तो इसका मेंशन वर्ड है, ये हमेशा लिखा जाएगा। आगे देख लें कौन सी स्टेटमेंट है, अगर कैश बुक है तो कैश बुक लिख लें, पासबुक है तो पासबुक लिख लें। फिर इसके बाद ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। अब सुनो, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पॉइंट जो है आज का। अब देखो ये बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्रेडिट है ना। फिर क्या होगा इसमें, इसके क्रेडिट भी और इसके क्रेडिट भी प्लस हो जाएंगे, और इसके डेबिट भी और इसके डेबिट भी माइनस हो जाएंगे। अगेन अगर स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट, जरा और से सुनो, आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका डेबिट है, ये नहीं देखना है कैश बुक है या पासबुक है, उसको छोड़ो, लेकिन वो क्या है, डेबिट है, तो उसमें फिर दोनों बुक्स के डेबिट डेबिट प्लस हो जाएंगे, क्रेडिट माइनस हो जाएंगे। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है तो उसमें क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएंगे और डेबिट आपके माइनस हो जाएंगे। यही रूल है। अब रूल को अप्लाई करें, ऐड करते हैं। क्रेडिट बैलेंस स्टार्टिंग था, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ये वाला। यहाँ से मैं इंटरेस्ट ऑन ओडी 200, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और चूंकि एक से ज्यादा वैल्यूज है, अगर एक ही वैल्यू होती, जैसे इसकी बैलेंस की एक वैल्यू से उठा के मैंने आउटर में लिख दी। इनर में क्या होता है, मुख्तलिफ ये प्लस वाली सारी वैल्यू इकट्ठी करेंगे इनर में और फिर इसको आउटर में लेके जाएंगे। इंटरेस्ट आना होगी 200 रुपीज, इसके सामने मैंने 200 इनर कॉलम में लिख दिया है। उसके बाद ये हो गया बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 50, बैंक चार्जेस 50। और उसके बाद ये देखो क्रेडिट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट था, मैंने क्रेडिट में कैश बुक के क्रेडिट प्लस कर दिए, अब बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट भी प्लस करने हैं। अनक्रेडिटेड 2500, अनक्रेडिटेड 2500, अनक्रेडिटेड 500। दिस मीन्स कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, क्रेडिट था, तो क्रेडिट में दोनों बुक्स के क्रेडिट प्लस हो जाएंगे। मीन ये भी मैंने 2 प्लस कर दिए और ये 3 प्लस कर दिए, ये तीनों प्लस हो गए। अब इसका मतलब है ये जो डेबिट में 2 आइटम है ये माइनस होंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले इसमें प्लस कर देंगे, इसको इकट्ठा करके प्लस कर देते हैं। ये 2500 2750 बन गया, 2750 बन गया। और इसके नीचे का थोड़ा सा लाइन, थोड़ी सी बोल्ड लाइन, ये आ गया, ये बोल्ड लाइन या। और अब देखें ये क्या हो रहा है, ये 6000 स्टार्टिंग पॉइंट विच इज द बैलेंस विच वाज बैलेंस, और अब इसमें ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है तो कितना 6000, ये 8000 बन जाएगा, 8750। मीन ये बैलेंस में से जो प्लस करने वाले आइटम थे वो इनर कॉलम में हमने सारे प्लस किए, उसका प्लस कितना बना जी 2750 बना है। क्योंकि ये ऐड हो रहे थे तो इसको बैलेंस के अंदर ऐड करके इस वैल्यू की तरफ हम पहुंच गए। अब हमारा लेस वाला काम, लेस में क्या करना है हमने, लेस वाला काम है। यस, लेस वाले काम में हमने क्या करना है, चूंकि क्रेडिट बैलेंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था तो क्रेडिट में क्रेडिट क्रेडिट तो प्लस हो गए दोनों बुक्स के, अब डेबिट माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कैश बुक से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800, यहाँ पे लिखते हैं जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800 रुपीज, 1800। और उसके बाद ये भी हो गया। अब आखिरी ये बच गया है आपका डेबिट, नॉट कैश 1500, नॉट कैश 1500, दोनों माइनस हो रहे हैं, हम दोनों को प्लस करके और आल से माइनस कर देंगे। प्लस करें कितना बन गया 3300 बन गया। बोल्ड लाइन इसके नीचे एक, ताकि शो हो कि ये यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया है बोल्ड लाइन, और बिल्कुल आखिर पे। और चूंकि ये ओवरऑल से माइनस हो रहा है तो हमें पता है पैरेंथेसिस शो करते हैं हम अकाउंटिंग के अंदर, ये शो करने के लिए कि दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। अब देख लें 8000 कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर 8750 माइनस 3300, इससे हमारे पास आ गया 5450, 5450। और आखिरी लाइन, बिल्कुल आखिरी लाइन बेटा ऐसे होगा
कि ये पहली लाइन का उल्टा लाइन लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? बैलेंस एज पर, तो कीवर्ड है हमारा। आगे उल्टा मतलब यहाँ पे कैश बुक है तो यहाँ पे उसका उल्टा आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट या पासबुक भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट था तो इसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। इसके अंदर भी एक लॉजिक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल उस पर बात करेंगे कि ये इसको क्यों ये लिखा जाता है। हाँ, सिर्फ आप अभी अभी के लिए सिर्फ इतना सा याद रखें कि चूंकि इसका अपोजिट लिखा जाता है। बैलेंस एज तो एज पर तो दोनों है, लेकिन उसके बाद हम यहाँ इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ अगले 1-2 मिनट के अंदर रैप अप करना चाहूंगा। हमने थोड़ा सा सीखा है। पहला पॉइंट हमने ये सीखा था कि नॉर्मल बैलेंसेस, अगर नॉर्मल बैलेंसेस में आपको ये सिर्फ एक पॉइंट याद हो रहे अपने माइंड में, जो इंशाल्लाह आपको याद है सब लोगों को, मुझे कंफर्म है कि हमने क्लास में काफी सारी चीजें देखी हैं कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, बस बाकी चीजें क्लियर। क्यों? अगर डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो क्रेडिट अनफेवरेबल हो जाएगा। और कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों अपोजिट बुक्स हैं, अपोजिट इन अ सेंस के दोनों उल्टा रिकॉर्ड करते हैं। एक बुक के अंदर अगर वही चीज उस पार्टी का एसेट है तो दूसरी बुक के अंदर वो दूसरी पार्टी की लाइबिलिटी है। दैट्स व्हाई इसको एक अगर डेबिट रिकॉर्ड करेगा दूसरा क्रेडिट रिकॉर्ड करेगा। वो उसके साथ साथ वो बैलेंस वाली कहानी भी मैंने आपको आपको इसको इसके साथ जोड़ने की कोशिश की थी। उसके साथ कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है। और हमें पता है कि जी हाँ, आज अब ये बात कंफर्म है ना, जब बैंक में जाओगे ना तो बैंक में जाके अगर बैंक वाला आपसे ये कहे कि आपका, आप जाओ उससे पूछो कि जी कितना बैलेंस है, तो वो ये कहेगा आपसे कि जी आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके पैसे बैंक के अंदर मौजूद हैं। अगर वो ये कहे कि जी 10,000 जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो ये इससे ये मुराद होगा कि आपने बैंक को 10,000 देने हैं, बैंक से आपने 10,000 लोन ऑब्टेन किया हुआ है। तो एनी उसके बाद हमने ये देखा है कि चूंकि इसको डिफरेंट बुक्स आप देखें तो उसके अंदर डिफरेंट तरह से बहुत अच्छी चीजें कुछ भी हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ उसमें कुछ याद करनी पड़ेंगी चीजें कि यहाँ यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट है, ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया। समटाइम अगर थोड़ा सा भी आपकी यादाश्त में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो वो चीजें सारी उल्टी हो जाएंगी। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन के लिए बड़ी अजीब सी बात ये भी होती है, मेरे साथ तो शायद नहीं है लेकिन होती है, केस में या 100 मिलते हैं, 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं, या 0 आउट ऑफ 10 मिलते हैं नॉर्मल ज्यादातर केसेस के अंदर, ठीक है। लेकिन उसको आसान करने के लिए हमने ये छोटी सी मिसिंग मिसिंग मेथड का नाम दिया। और सिर्फ हमने आइडिया मैंने आपको दिया ना, सोचा ये गया कि यार दो बैलेंसेस बराबर नहीं तो वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही नजर आई है कि जी ज्यादातर वजूहत ये होती है कि एक पार्टी रिकॉर्ड कर देती है, दूसरी पार्टी रिकॉर्ड नहीं, टाइम लैग्स है। लिहाजा अगर टाइम लैग्स है, एक चीज कर रिकॉर्ड होनी है तो आज रिकॉर्ड करके उसको बराबर कर देना, फिर वो है। तो इसमें हमने देखा कि जी अनप्रेजेंटेड चेक तो हमेशा हमेशा अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक की जरा फिर नाम भी याद रख ले दोबारा। अनप्रेजेंटेड को आउटस्टैंडिंग, नॉट कैश और अनकैश बोलते हैं कि हमेशा बैंक स्टेटमेंट की डेबिट मिसिंग है। और अनक्रेडिटेड, अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड, आउट आउटस्टेशन जो है वो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट मिसिंग है। उसके अलावा सारी देख लें, जैसे कैश इनफ्लो हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन, अब अगर यहाँ पे एक चीज सपोज करें, अगर ये लिखा होता है कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, डेबिटेड बाय द बैंक, इसका मतलब इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट किया, आपको अनफेवर लगाया है, लिहाजा आपसे कटेंगे, तो वो ऑलरेडी आपके पास कैश बुक का क्रेडिट साइड पे आप रिपोर्ट करेंगे। इस तरह से हमने चीजों को इसको देखा। क्वेश्चन में देख लें, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन को जरा बहुत गौर से देखना है, हमेशा ट्रिकी सी लिखी होती है, लेकिन उसमें आइडिया मैंने आपको दिया है। ये एज पर का वर्ड ढूंढना है सबसे पहले, लाइन को पढ़े गौर से कि बैलेंस द बैंक बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। देखें एज पर पे मैं जोर से दे रहा हूँ कि एज पर के बाद जो अगर ये लिखा होता है एज पर बैंक स्टेटमेंट तो ये बैंक स्टेटमेंट हो जाता है। और बैंक स्टेटमेंट का अगर ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट अपोजिट को बोलते हैं, अनफेवरेबल को बोलते हैं, तो फिर बैंक स्टेटमेंट का ये डेबिट बैलेंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था कैश बुक। अगर कैश बुक है तो फिर हमें देखना है कि ओडी का लॉस भी है और कैश बुक भी है, मीन कि कैश बुक का ये अनफेवरेबल बैलेंस है। और अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो इसको फिर हमें इसको कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिपोर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जी इंटरेस्ट ऑन ओडी 6 मंथ इज डेबिटेड बाय द बैंक। देखो हम बार बार ये चीज कह रहे हैं ना कि जी एक पार्टी उसी ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर देती है, लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री, क्योंकि दोनों दोनों पार्टीज ने एक ही ट्रांजेक्शन को दोनों पार्टीज ने रिकॉर्ड करना है। हाँ, ये बात क्लियर है
कि वही ट्रांजेक्शन एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एसेट नजर आएगी, तो डेफिनेटली वो एसेट रिकॉर्ड करेगा ना। अगर उसी ट्रांजेक्शन को दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लाइबिलिटी नजर आएगी। अगर लाइबिलिटी नजर आएगी तो क्रेडिट ही रिकॉर्ड होगा, इसमें कोई नहीं है। एक की डेबिट है वो क्रेडिट, वो हमारी बात क्लियर है। लेकिन असल चीज के असल पॉइंट ये कि दोनों पार्टी ने एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। अगर दोनों ने करना है और एक ने नहीं किया तो जिसने नहीं किया तो उसकी मिसिंग है। अगर उसकी मिसिंग है तो उसको वहां पे रिकॉर्ड करें। तो इसकी दिस इज कॉल्ड मिसिंग मेथड। ये कह रहा था ऑलरेडी डेबिटेड बाय बैंक स्टेटमेंट, कि बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी एक चीज डेबिट होगी है। अगर बैंक स्टेटमेंट में एक चीज ऑलरेडी डेबिट होगी है तो फिर दोबारा डेबिट करने की जरूरत तो नहीं है ना। इसलिए जरूरत नहीं है कि दूसरी पार्टी ने डेबिट नहीं उसको उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री पास नहीं किया। अगर बैंक स्टेटमेंट में एक चीज डेबिट हो रही है तो कैश बुक में क्रेडिट होगी। और इसी तरह से इसके बाद बैंक चार्जेस या आने वाली जितनी भी चीजें इससे हमने रिकॉर्ड किया पॉइंट। फिर आखिर में जब हमने ये ये जब यहाँ तक मिसिंग रिकॉर्ड हो जाएंगी तो आपका क्वेश्चन 99% कंप्लीट हो जाते हैं। एक पॉइंट फिर ये होता है कि जी स्टार्टिंग पॉइंट को आपने गौर से देखना है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फिर क्रेडिट बैलेंस के अंदर जितने भी दोनों बुक्स के जो क्रेडिट आइटम है वो प्लस हो जाएंगे और डेबिट उसके माइनस हो जाएंगे। जल्दी से ये कुछ दो चार चीजें मैं इसको देख रहा हूँ, फिर आपके लिए कुछ चीजों को छोड़ दूंगा। जल्दी से जरा अब आ जाएं अगले पेज के ऊपर। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। आपने सबसे पहले ये देखनी है कि ये जो जो ट्रांजैक्शन है ये किस बुक से रिलेट कर रही है। ये जो मिसिंग है ये किस किस बुक से रिलेट कर रही है। और वो उस बुक से जिस बुक से ये रिलेट कर रही है फिर हम देखेंगे कि उसके किस साइड पे आएगी। पहले बुक्स को देखेंगे कि जी वो कैश बुक का आइटम है या पासबुक का आइटम है। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो जिस बुक का भी आइटम है वो कौन सी साइड यूज करेगा, डेबिट या क्रेडिट। तो अनप्रेजेंटेड चेक है, अनप्रेजेंटेड चेक हमें पता है ये आपकी बैंक स्टेटमेंट का आइटम है। तो मैं यहाँ पे यस लिख लेता हूँ बैंक स्टेटमेंट, आप इसको लिख लें। और उसके बाद हमें पता है कि अनप्रेजेंटेड है तो ये डेबिट मिसिंग होगी, सिंपल। आगे चलो, बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस है तो बैंक चार्जेस में क्या होता है कि बैंक वाले तो रिकॉर्ड करते हैं, आप नहीं करते, ये कैश बुक की मिसिंग है। और चूंकि चार्जेस है जिससे आपकी कमी हो रही है, आपके पास से पैसे कट रहे हैं तो ये क्रेडिट मिसिंग है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक या क्रेडिटेड बाय द बैंक ज्यादा बेहतर है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, अगर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया तो आपने इसको फिर डेबिट करना है। अगर डेबिट करना है तो ये कैश बुक का आइटम है, मिसिंग ये आएगी आपके पास डेबिट साइड पे। डायरेक्ट डिपॉजिट टू अ बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट टू बैंक, अगर डायरेक्टली डिपॉजिट बैंक में हो जाता है तो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे जाता है। तो इसकी मिसिंग कहाँ की है, ये कैश बुक की मिसिंग है। तो क्योंकि डिपॉजिट्स है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, लिहाजा ये यहाँ पे डेबिट होगा। डायरेक्ट पेमेंट अपोजिट, अगर डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक करेगा तो ये भी आपकी कैश बुक की मिसिंग है, लेकिन अब ये डेबिट मिसिंग नहीं है क्योंकि पेमेंट करने से आपकी कैश आउटफ्लो हो रही है, लिहाजा ये क्रेडिट मिसिंग है। अनक्रेडिटेड चेक बड़ा सिंपल है, अनक्रेडिटेड चेक, अनक्लियर चेक, आउटस्टेशन चेक, ये जितने भी हैं ये आपकी बैंक स्टेटमेंट की मिसिंग है। मैं बैंक स्टेटमेंट के नीचे यस लिखा, और किसकी मिसिंग है, क्रेडिट साइड की मिसिंग है। अनकलेक्टेड चेक, अनकलेक्टेड चेक या अनक्रेडिटेड चेक एक ही चीज के दो नाम है, लिहाजा सेम प्रोसीजर से अप्लाई होगा। उसी तरह से इश्यूड चेक डिसऑनर, डिसऑनर के केस में मैंने आपको बताया कि डिसऑनर का केस जब भी आएगा वो आपकी कैश बुक का आइटम है, कैश बुक में आएगा। और अब देखो इश्यूड चेक डिसऑनर है ना, जब इशू किया था तो पहले क्या किया था, उसको क्रेडिट किया था। अब प्रीवियस जो पहले जो किया था प्रोसेस को रिवर्स करें, इशूड चेक था क्रेडिट कैश बुक में किया था, डेबिट कर दिया। क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक कॉलम इन द कैश बुक कास्ट चार्ट, ये दो केसेस आएंगे। इसकी तरह मैं थोड़ा सा इस पे सुने बाद में एक चीज आई है जो आखिरी है तकरीबन, लेकिन ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया। आपको ये समटाइम बताया जाएगा कि कोई साइड कैश बुक का काम है या बैंक स्टेटमेंट का काम है। काम भी कहा जा सकता है जिसको हम अंडर कास्ट बोलते हैं, और ओवर कास्ट भी कहा जा सकता है। अब जरा गौर से देखो, अगर अंडर कास्ट है तो फिर तो मसला ही नहीं है। कौन सा ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक कॉलम इन कैश बुक कास्ट चार्ट, कैश बुक में जो क्रेडिट साइड है वो कम है तो कैश बुक में ही आइटम आएगा। और अगर क्रेडिट साइड शार्ट है, कम है, तो बड़ा आसान है इसमें ना, रीफिल कर दें, क्रेडिट साइड में दोबारा इंक्लूड कर दें। लेकिन जरा यहाँ पे एक और पॉइंट समझो, अगर ऐसी इसी तरह से होता कि क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक ओवर का, अगर ज्यादा होता फिर क्या करते, फिर उसमें से माइनस तो नहीं कर सकते। नहीं, अकाउंटिंग में हमें पता है ना, हमें अगर एक चीज को कम करना हो, अगर कोई चीज क्रेडिट हो और वो ओवर क्रेडिट हो जाए तो उसको कम करने के लिए डेबिट लगाते हैं। लिहाजा अगर ओवर कास्ट होता
क्रेडिट साइड अगर ओवर कास्ट होता तो फिर हम क्या करते, जितनी अमाउंट से वो ओवर कास्ट है उसको उठा के हम डेबिट साइड पे लगा देते, वो बराबर हो जाता है आपस में। क्रेडिट का इम्पैक्ट जो ओवर इम्पैक्ट था उतनी अमाउंट को डेबिट में लगाने से वो इम्पैक्ट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। कैश रिसीव इंटेड ट्वाइस इन द कैश, जरा इसको भी देखें, ये भी एक चेक रिसीव इंटेड ट्वाइस इन अ कैश बुक। जब हम चेक रिसीव करते हैं तो क्या करते हैं, कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखते हैं ना। अब आपने गलती से एक चेक को 2 दफा आपने रिपोर्ट कर दिया, अगर 2 दफा रिपोर्ट कर दिया, ये भी सेम केस है कि कैश बुक का जो डेबिट साइड है वो ओवर एस्टिमेट कर गए, ज्यादा हो गए। अब कम करने के लिए क्या करेंगे, उतनी अमाउंट उठा के कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ये भी मिसिंग आपकी कैश बुक ही की है, अगेन ट्वाइस है, ट्वाइस 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 क्या रिसीव्ड था, और ट्वाइस रिकॉर्ड किया, रिसीव्ड को नॉर्मली हम डेबिट साइड पे रिपोर्ट करते हैं और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग चेक, मैंने आपको बताया कि ये जो आउटस्टैंडिंग चेक है अनप्रेजेंटेड चेक को बोलते हैं, लिहाजा ये आपकी बैंक स्टेटमेंट की मिसिंग है, और किस साइड की मिसिंग है, डेबिट साइड की मिसिंग है। डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, डिपॉजिट चेक क्या होता है, पहली तो बात ये कि डिसऑनर का केस है, ये कैश बुक के अंदर आएगा, और उसके बाद दूसरी बात ये है कि चूंकि ये डिसऑनर है, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर है। डिपॉजिटेड चेक क्या होता है, आप कैश बुक की डेबिट साइड पे उसको लिखते हैं, अब डिसऑनर हो गया तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे उसको रिपोर्ट कर देंगे। अनक्लियर्ड चेक, अनक्लियर्ड चेक, अनकलेक्टेड चेक को बोलते हैं, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट मिसिंग है। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो ये आपका अलाउड बाय द बैंक, अच्छा आपका रिसीव होगा, ये कैश बुक का, कैश बुक में आएगा, कैश बुक की डेबिट साइड पे आएगा। बैंक सर्विसेज चार्ज फॉर द मंथ, ये भी कैश बुक में आएगा और क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि सर्विसेज चार्ज कर रहे हैं आपसे। ये क्या कह रहे हैं, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, अगर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो आप उसको डेबिट करेंगे, बैंक ने क्रेडिट किया आप डेबिट करेंगे। डीआर चार्ज कमीशन इन कलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक, देखिए चार्ज हो रहा है, कमीशन आपसे काटा जा रहा है पैसे, तो आपसे काटा जा रहा है तो वो आपसे पूछेंगे नहीं, बैंक में उठा के काट देंगे, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आप रिपोर्ट करेंगे। डेबिट साइड ऑफ अ कैश बुक हैड बीन अंडर कास्ट, डेबिट साइड ऑफ अ कैश बुक हैड बीन अंडर कास्ट, डेबिट साइड कैश बुक का कम है तो उसको दोबारा रीफिल कर दें, डेबिट कर दें दोबारा, डेबिट साइड कम है। द बैंक डेबिट, आपने बैंक ने डेबिट लगाया है, अगर बैंक ने डेबिट लगाया किसी चीज को तो हम उसको उठा के कैश बुक में क्रेडिट लगाएंगे। अ चेक इशूड टू द एमएलएन कंपनी वाज नॉट इन कैश, इन कैश से मुराद है अनप्रेजेंटेड चेक, इन कैश या अनकैश, और ये कैश बुक की बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड है। 2-4 मिनट में ऊपर लूंगा। आउटस्टेशन चेक, आउटस्टेशन चेक भी बैंक स्टेटमेंट की मिसिंग है, और आउटस्टेशन कहते हैं अनकलेक्टेड को क्रेडिट मिसिंग है। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो ये कैश बुक में आएगा, अगर चार्ज किया तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा। अनपेड चेक बाय द बैंक, बेसिकली अनपेड चेक बाय द बैंक, ये बेसिकली डिसऑनर का केस में इसको कंसिडर करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिसऑनर चेक, इसका मतलब आपने चेक इशू किया और बैंक ने उसको अनपेड कर दिया, तो जब आप चेक इशू करते हैं उसको क्रेडिट लिखते हैं, और जब बैंक ने उसको अनपेड कर दिया तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद देखें चेक वाज क्रेडिटेड ट्वाइस इन अ कैश बुक, अगर कैश बुक में 2 दफा क्रेडिट हो गए, अब ये देखिए ये भी कैश बुक की क्रेडिट साइड में आपकी जो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक जो है वो ओवर कास्ट है, ज्यादा हो गई है। अंडर कास्ट तो बड़ा सिंपल होता है, रीफिल कर देते हैं, लेकिन ओवर कास्ट में हम क्या करते हैं, उस साइड से माइनस नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं दूसरी साइड में प्लस कर देते हैं, तो लिहाजा ये क्या कहता है, चेक द चेक वाज क्रेडिटेड ट्वाइस इन अ, 2 दफा क्रेडिट किए 1 दफा डेबिट कर दें इसको, लिहाजा इसका बात खत्म हो जाएगी। फिर रिसीव डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, ये भी हमारे पास कैश बुक में आएगा, डायरेक्टली डायरेक्टली रिसीव किए, इससे आपकी कैश इंक्रीज हो रही है। अनकैश चेक, अनकैश चेक, अनकैश्ड, अनकैश चेक अनप्रेजेंटेड चेक को बोलते हैं, अनकैश्ड या नॉट कैश्ड, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद ये बेसिकली अनकैश्ड तो डेबिट मिसिंग होगी, और चेक इशूड नॉट कैश, सेम अनकैश या नॉट, ये एक ही बात है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, चेक पेड इनटू बैंक, अच्छा ये पेड का लफ्ज जो है ना, पेड से मतलब होता है डिपॉजिटेड, अच्छा चेक अगर लिखो चेक पेड इनटू चेक डिपॉजिटेड टू बैंक, अच्छा
इसका मतलब चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, अनक्रेडिटेड चेक। यस, ये बैंक स्टेटमेंट का मिसिंग है और ये इसकी क्रेडिट मिसिंग है। उसके बाद देखें नेक्स्ट डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये भी नए लाख से आपको नजर आएगा। डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी अनकलेक्टेड की तरह होता है। मीन आपने आपका जो आपने आपने अपने बैंक अकाउंट में जो भी चेक डिपॉजिट किया है, आपने उसको कैश बुक की डेबिट साइड पे जो रिपोर्ट किया है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो इन ट्रांजिट है। इन ट्रांजिट मीन अभी डेस्टिनेशन तक पहुंची नहीं, रास्ते में है। मीन उसकी अमाउंट आपके क्रेडिट में, आपके अकाउंट में नहीं आई, मीन अनक्रेडिटेड है कि आपका अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। ये भी कैश, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट मिसिंग है। सेकंड लास्ट आइटम, चेक पेड बट नॉट entered इन द कैश बुक। ये छोटे छोटे से इस तरह से एरर्स आते हैं कि जी हमने चेक पेड तो कर दिया है लेकिन हमने कैश बुक में उसको एंटर नहीं किया, तो कर दो यार, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे एंटर करेंगे क्योंकि पेमेंट का कैश है। और नॉट सफिशिएंट जो है, नॉट एनएसएफ इसको बोलते हैं, एनएसएफ स्टैंड फॉर नॉट सफिशिएंट फंड। सफिशिएंट फंड, ये भी डिसऑनर का केस है। ये भी आपके यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली आपने इशू चेक किया था, जो बैंक में गया है, लेकिन उसने कहा कि जी इसमें कैश नहीं है, लिहाजा ये इसकी कैश बुक का डेबिट आ जाएगा। ये ओवरऑल आपका बैंक की कैंसलेशन स्टेटमेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, बल्कि लिंक्स इसके आपके पास तो उसके नीचे बिल्कुल मेंशन है आपकी वर्कबुक के अंदर, तो उस पर इसकी एमसीक्यूज वगैरह को आपने सही प्रिपेयर करना है। और चले मेरे साथ रहें, अच्छा मैं बात करता हूँ। थैंक यू।